हेलो दोस्तों। अब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ टेबुलर डीआई, मतलब जो उसमें डाटा होता है एक टेबल की फॉर्म में अरेंज होता है। जैसे आप देख सकते हैं एक टेबल की फॉर्म में अरेंज है, तो आपके अर्थमेटिक के सारे कंसेप्ट वही लगने हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, आपको इन सभी पे कमांड होना चाहिए। कैलकुलेशन, यस, टेबुलर डीआई काफी ज्यादा कभी कभी डीआई कैलकुलेटिव होती है, लेकिन आपको पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं होती। मैंने आपको जो 4 टूल बताए हैं, एक्चुअली में मैंने आपको 4 टूल बता के रखे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 4 टूल हैं? एक तो डिजिटल सम आपको यूज करना है, आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, आपको यूनिट डिजिट यूज करना है, आपको डिविजिबिलिटी यूज करनी है। इन चारों टूल का यूज आपको करते हुए क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मार्क करना है। एक नाक क्वेश्चन पर एक नजर आपकी ऑप्शंस पे जरूर रहनी चाहिए कि ऑप्शन आपके कितने क्लोज हैं, क्या वो अप्रोक्सीमेट है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, और मैं पहले बता देना चाहता हूं कि टेबुलर डीआई कैलकुलेटिव बन जाती है, और मैं सीधा अच्छे लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। यहां पे देखिए, समझेंगे ध्यान से। देखिए जैसे ये है, और टेबुलर डीआई जो ज्यादातर है वो मेंस के पेपर में आती है, हालांकि आती तो प्री के पेपर में ही, प्री के पेपर में भी है, लेकिन प्री के पेपर में बहुत आसान होती है, डाटा बहुत इजी होता है, छोटी टेबल होती है। लेकिन मेंस के पेपर में डाटा थोड़ा ज्यादा होता है और थोड़ी टिपिकल होती है। जैसे कि यहां पर है, सबसे पहले जो गाइडलाइन है उसको ध्यान से पढ़े, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे। द टेबल गिवन बिलो shows the number of applicants who have applied for exam at various centers as percentage of total number of applicants, ठीक है। The table also shows the number of online applicants and absent applicants as a percentage of total applicants of each center. Total number of applicant is this, ठीक है। 1 to something आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान से सोचिए, टेबल आपको क्या समझ में? ये क्या है? ये है एग्जाम सेंटर, 1 2 3 4 5 आपके एग्जाम सेंटर हैं। टोटल एप्लीकेंट, तो टोटल एप्लीकेंट जो है इन एग्जाम सेंटर पे जो एग्जाम देने गए, टोटल एप्लीकेंट जो टोटल एग्जाम देने गए नहीं, जो टोटल एप्लीकेंट जिनको एग्जाम देना है इस एग्जाम सेंटर पे, वो सेंटर एफ पे 15%, जी पे 25%, एच 20%, जे 24%, के 16%, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट है, ये आपको दे रखा है 12 यूनिट, मान लीजिए 12 यूनिट है, ठीक है। चलिए उसमें से जो एग्जाम सेंटर एफ पे जो एग्जाम देना है जिन स्टूडेंट को, वो टोटल का 15% है, 25% है, एच पे 20%, जे पे 24%, के पे 16%। आप इसको टोटल को ऐड करोगे तो 100% ही आएगा। आप टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भैया? आपका 100% आएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब ऐसा थोड़ा ना होता है कि जितने लोग जो हैं, जितने लोगों को पेपर देना है, सारे के सारे पेपर देने पहुंच जाएं, कुछ उनमें से एब्सेंट भी होंगे, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है? वैसे दूसरी टेबल में तो आपको दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेंट्स, तो कुछ एप्लीकेंट्स आपके ऑनलाइन हैं, कुछ एप्लीकेंट्स आपके ऑफलाइन हैं, ठीक है। जो कुछ ऑनलाइन है, बाकी अदर क्या ऑफलाइन है। तो जैसे मैं एग्जाम सेंटर एफ की बात करूं तो टोटल कैंडिडेट का 15% एप्लीकेंट एग्जाम सेंटर पे है, एग्जाम सेंटर एफ पे। उन 15% में से भी 15% का 30% ऑनलाइन एप्लीकेंट है, और रिमेनिंग क्या है आपके 70% जो है वो ऑफलाइन एप्लीकेंट है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके एब्सेंट एप्लीकेंट्स, अनुपस्थित अभ्यर्थी। एग्जाम सेंटर एफ पे टोटल एप्लीकेंट का 15% को एग्जाम देना है, लेकिन उनमें से एब्सेंट कितने? 15% में से भी एब्सेंट कितने? 36%, यानी कि प्रेजेंट कितने होंगे? 64%। 15% में से भी 36, इन 15% का 36% आपके एब्सेंट हैं। तो ये डाटा अगर आप इतना समय लगाओगे पढ़ने में तो बहुत पीछे रह जाओगे। टेबल देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि टोटल एप्लीकेंट आपके इधर रखे 12 यूनिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 आपके एग्जाम सेंटर पे टोटल 100% एप्लीकेंट को एग्जाम देना है। सेंटर एफ की अगर मैं बात करूं तो उस पर 15% का 30% ऑनलाइन है, बाकी रिमेनिंग ऑफलाइन है। 15% में से 36% एब्सेंट है, बाकी रिमेनिंग प्रेजेंट है। ये डाटा आपने पढ़ लिया। मैं इसको डाटा को थोड़ा आपको डिटेल में समझाया है, क्योंकि डाटा को सही से दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन पे आई तुरंत। इफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स हु आर प्रेजेंट एट एग्जाम सेंटर एफ, ये रहा एग्जाम सेंटर एफ।
एग्जाम सेंटर एफ पे प्रेजेंट एप्लीकेंट का 15% ए के बराबर है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए और रेशियो पूछा जाए, तो परसेंटेज पूछा जाए रेशियो पूछा है, आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। आप बहुत मिनिमम डाटा यूज करके, बहुत लेस कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे परसेंटेज पूछा जाए, आपसे रेशियो पूछा जाए। क्वेश्चन में बोला है कि ए की जो वैल्यू है वो एग्जाम सेंटर एफ पे जो टोटल एप्लीकेंट प्रेजेंट है उसके 15% के बराबर है। तो ये रहा एग्जाम सेंटर एफ। एग्जाम सेंटर एफ पे टोटल एप्लीकेंट कितने हैं? 15%। टोटल एप्लीकेंट कितने हैं एग्जाम सेंटर एफ पे? 15%। उस 15% में से प्रेजेंट कितने? 36% आपके एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने? 64%। ये एग्जाम सेंटर एफ पे प्रेजेंट एप्लीकेंट है, और इसका भी 15% और इसका भी 15% आपका किसके बराबर है? ए। सो दिस इज ए। ये हो गया ए। बोलो सही बात है, ये है हो गया आपका ए। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? सिंपल सी बात ना। ठीक है, तो ए निकाल लिया आपने। ये क्विक होना चाहिए था, विद इन सेकेंड्स। आप देखिए एग्जाम सेंटर एफ पे टोटल एप्लीकेंट कितने? 15% में से प्रेजेंट कितने? 64%, और उसका भी 15% आपका ए के बराबर है। ठीक है। बी के बारे में क्या बोला गया है? बी इक्वल्स टू प्रेजेंट एप्लीकेंट एट सेंटर के। बी जो है वो तुम्हारा सेंटर के पे प्रेजेंट एप्लीकेंट के बराबर। तो सेंटर के पे टोटल एप्लीकेंट है 16%, जिसमें से 20% एब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितने? 80%। तो अगर मैं बी की बात करूं तो टोटल 16% का 80%, दिस इज योर बी। क्लियर है? सिंपल सी बात, कोई दिक्कत यहां पे पूछा गया है इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए जो है बी का कितना प्रतिशत है? ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी को बेस मान के आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। चलिए हमने इतना लिख लिया। अब देखिए सिंपल सा देखते ही फिर मेरी नजर जाएगी ऑप्शन पे। ऑप्शन आ गया 11.25%। मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई भी समस्या है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, कैसे एक्चुअली में मुझे ये निकालना है कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, तो मुझे यहां पे इसको 100 से गुणा करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा। बोलो हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने ऑप्शन पे नजर दौड़ाई, मेरा ऑप्शन जैसे डी है 14.28। 14.28 होता है 1/7। 1/7 के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 7 दिखना चाहिए। क्या मुझे कहीं भी 7 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, मतलब ये आंसर तो नहीं है। अगर मैं 13.33 मानता हूं तो 13.33 होता है 40/3, 40/3। उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर में 3 दिखाई देना चाहिए। क्या मुझे यहां पे कहीं भी 3 दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, तो मतलब ये आंसर भी नहीं है। उसके बाद मेरा फर्स्ट ऑप्शन है 18.18। 18.18 का मतलब क्या होता है? 2/11। 2/11 आप समझते हो? 2/11, 1/11 9.09, 2/11 कितना होगा? 18.18%। उसके लिए डिनोमिनेटर में 11 होना चाहिए, तो 11 तो कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो आंसर हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन। वैसे भी आप अगर किसी भी संख्या को 16 और 80 इससे डिवाइड करोगे तो वो कभी भी तुम्हारा असांत दशमलव नहीं होगा, वो इस तरीके से नहीं आएगा, वो पूरा पूरा डिवाइड ही होगा। क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे क्या बताओ, कहीं भी कुछ कैलकुलेट करना पड़ा रहा? नहीं कैलकुलेट करना पड़ा। देखिए सिंपल सा मैंने थोड़ा सा डाटा उठाया और थोड़ा सा मैंने ऑप्शन पे ध्यान दिया, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप मात्र 10 से 15 सेकंड में बना सकते थे। आप इसको सॉल्व भी करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। देखिए परसेंटेज हम लोग हटा देते हैं। 16 चौका 64 हो गया, 4 से 80 20 हो गया। ठीक है भैया, यहां तक आया समझ में? ओके। इसके बाद जो 20 से 100 है वो तुम्हारा 5 बार चला जाएगा। 20 पंजे 100, 15 यहाँ पे परसेंटेज को आप 1/100 लिखोगे। ठीक है भैया, 5 से आपका 20 हो गया, 5 दिया 15, 5 और 20 हो गया, 45/4, 11.25 आ गया। तो कैलकुलेट किया आपने तो भी सेम ही है, पर कैलकुलेशन की मुझे नहीं लगता यहां पर कोई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम अगला सवाल देखेंगे। सवाल काफी अच्छे लेवल के, ध्यान से समझेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम एग्जाम सेंटर एच के एंड एफ। तो एग्जाम सेंटर एच के और एफ से ऑफलाइन कैंडिडेट जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन कैंडिडेट एग्जाम सेंटर एच के एफ से आर हाउ मच लेस, कितने लेस हैं। परसेंटेज में नहीं पूछा, एग्जैक्ट डाटा पूछा, कितना लेस है।
टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स फ्रॉम एग्जाम सेंटर जी एंड जे। एग्जाम सेंटर जी एंड जे पर प्रेजेंट एप्लीकेंट से कितना परसेंट लेस है, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? अब मेरे पास यहां पे दो तरीके हैं, या तो मैं इसको कैलकुलेट करूं जल्दी जल्दी, या फिर मैं यहां पे ऑप्शन भी काफी क्लोज है, तो मैं यहां पे अगर ऑप्शन क्लोज आ रहे हैं तो मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा पाऊंगा। दूसरा, अगर मैं यूनिट डिजिट भी देखूंगा तो उसके लिए भी मुझे पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी। या फिर एक तरीका मेरे पास डिजिटल सम, कि मैं यहां पे देख लेता हूं कि डिजिटल सम बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। लेकिन पहले ऑप्शन देख लो कि ऐसा तो नहीं कि किन्हीं दो ऑप्शन में डिजिटल सम बराबर हो रहा है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं 4 2 6 3 9, इसका डिजिटल सम तुम्हारा 0 है। ये 9 इसका डिजिटल सम तुम्हारा 3 है, इसका डिजिटल सम 0 है, इसका 3 हो गया। यहां से देखते हैं तो 7 2 9, 3 और 4 7 11, यहां से डिजिटल सम आपका 2 हो गया। यहां से देखते हैं तो यहां से डिजिटल सम 1 हो गया। तो मुझे पता चला कि चारों ऑप्शन में डिजिटल सम अलग अलग है, और ये तुम्हारे एग्जैक्ट ऑप्शन है, अप्रोक्सीमेट नहीं है। दैट मीन्स मेरे दिमाग में क्या है कि मैं यहां पे डिजिटल सम लगा देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट एट जी एंड जे। जी एंड जे सेंटर पर प्रेजेंट एप्लीकेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए गौर से सुनना, ये जी है 25%, 25% में से 25% एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने 75%। तो एक्चुअली में मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे 25% का 75% निकालना है। क्लियर है? ये जी के बारे में बात होगी, जी में प्रेजेंट हो गए। और उसके बाद क्या है तुम्हारा जे को देखे तो 24%, और ये तुम्हारा भैया कितना, ये आपका 18% दिखा। 24% टोटल है तुम्हारे एग्जाम सेंटर जे पर, जिसमें से 18% आपके एब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितने हैं 82%, तो प्रेजेंट हो गए 82%। मुझे निकालना था डिजिटल सम इसका। ठीक है? क्लियर है? वैसे आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तुरंत समझिए कि जैसे जे 25%, तो यहां पे 7 हो गया, 7 इंटू 75%, तो डिजिटल सम कितना हो गया 3। 7 ते 21, तो 2 1 कितना आ गया तुम्हारे, यहां से डिजिटल सम आ गया 3। भैया 5 2 7 हो गया, 7 5 12 3 हो गया, 7 ते 21, 2 1 3 आ गया, तो यहां से डिजिटल सम आ गया 3। बोलो सही बात है? यहां पे देखिए 8 2 10 1 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। तो अभी तक तो डिजिटल सम तुम्हारा 9 आया है जी और जे पर। जो आपके नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट है, नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट है, उनका जो डिजिटल सम है वो कितना आया आपका 9 आया है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अब मुझे इसमें से माइनस करना था, तो देखिए मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, माइनस करना था। क्या माइनस करना है? टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर एच के एंड एफ। एग्जाम सेंटर देखिए कौन कौन सा है, ये रहा एच, ये रहा के, ये रहा एफ। इन तीनों सेंटर पर जो ऑफलाइन कैंडिडेट हैं वो माइनस करना है मुझे। तो लिखने की जरूरत नहीं कि लिखने लगो। जैसे एच के बारे में देखिए 20% का अगर आपको 48% निकालना है, देखिए ये 20% आपके टोटल एप्लीकेंट है, 52% ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन कितना हो गया 48%। तो 20% दो, 48% मतलब कितना हो गया तुम्हारा 12 मतलब 3 2 3 6। तो यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा डिजिटल सम। भैया ये 20% है, 20% का अगर आप 48% निकालोगे, मैंने आपको बताया कि डिजिटल सम में परसेंटेज पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 हो गया, 8 4 12 मतलब 3 हो गया, 2 3 6 आ गया डिजिटल सम। इसी तरीके से अगर हम एफ के लिए बात करेंगे तो एफ ये तुम्हारा 15% है, उसमें 30% ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन 70% है। 15 का मतलब 5 और 1 6, 70% मतलब 7, 6 7 42, मतलब यहां से भी कितना आएगा तुम्हारा 6 ही आएगा। क्लियर है? सिंपल सा। अगर हम के लिए बात करते हैं तो 16% है, ये तुम्हारा 62% है, 62 हो जाएगा ना। ठीक है, 16% मतलब 6 1 7 हो गया, 62% मतलब 8 हो गया, 7 8 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब 2, ये 2 हो गया आपका। बोलो सही बात है? सही बात है ना? यहां तक क्लियर है? चलिए ये हो गया 6 6 12 2 14, 14 मतलब 5 हो गया, 5 6 6 12, 12 2 14, 14 मतलब 5 हो गया, 9 - 5 यानी कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो टोटल यहां से कितना आया है 4 आया है। बोले कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बस अब कुछ स्टूडेंट यहां पर गलती कर देंगे, गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। क्यों? अभी तक तुम्हारा जो डिजिटल सम है वो 4 आया है,
लेकिन एक्चुअली में आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई भी तो करनी थी। ये क्या है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ये निकालना, डिफरेंस निकालना है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई भी तो करनी थी टोटल नंबर से। ये तो जो मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं उसका डिजिटल सम है, आपको इस नंबर बेस से भी तो मल्टीप्लाई करनी थी। अगर मैं इस नंबर का डिजिटल सम देखूं तो कितना है, 3 है। कितना डिजिटल सम 3 है, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो गया। 12 यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया तुम्हारा, 3 आ गया। डिजिटल सम कितना आ गया, 3। तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 3 है, ये रहा ऑप्शन बी, ये आंसर आ गया। क्लियर, खत्म सवाल। तो बिना कोई कैलकुलेशन किए आपने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये था डिजिटल सम का फंडा। कुछ स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आया है, आप एक बार कॉपी पेन लेके खुद भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप हर एक परसेंटेज जो भी बोली गई उसको लिखिए, उसका डिजिटल सम निकालिए। आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करने, इसका डिजिटल सम निकालिए। ऑप्शन में, हर एक ऑप्शन में डिजिटल सम अलग अलग है, आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड, अगर आप फास्ट है, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। आप अपनी पूरी दिल की सांत्वना देना चाहते हैं अपने मन को, तो देखेंगे ध्यान से। आपसे पूछा डिफरेंस, तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट एग्जाम सेंटर जी एंड जे निकालूंगा। एग्जाम सेंटर जी पर 25%, 25% में से 25% एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने, 75। तो 25% का भी तुम्हारा 75% ये आ गया। बोलो, ये एग्जाम सेंटर जी की बात होगी। अब मैं जे के बारे में देखता हूं। 24% का भी 82%, तो ये हो जाएगा 24% का भी 82%। बोलो, सही बात है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें, सिंपल सा, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये एक परसेंटेज सीधा सीधा पहले मल्टीप्लाई करो। देखिए 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। और 75 में तीनों छुपा हुआ है, तो 625 का 3 कितना हो गया, 1875। थोड़ा दिमाग लगाइए, 25 इंटू 25 625 होता है, इसमें 3 छुपा हुआ 1875। ये परसेंटेज को भी लगा लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18.75, 18.75%। बोलो, सही बात है, 18.75%। क्लियर है बात यहां तक? नाउ अगर मैं 24 के 82 में 24 दूनी 48 काट से लगे 4, 24 192, 4 196, 1968 एक में इस परसेंटेज को इंक्लूड कर लूंगा तो 19.68 और ये परसेंटेज। बोलो, सही बात है, क्लियर है? तो यहां तक 18.75 ये आया, 18.75% प्लस 19.68। आप समझ रहे हो कैसे करना है? आपको फास्ट किक होना है भैया। 25 का 75%, तो 25 इंटू 25 625 इंटू 3 कितना, 18.75। 24 इंटू 82 आप ऐसे भी कर सकते थे, 24 इंटू 80 प्लस 24 इंटू 2, 24 इंटू 80 1920, 24 दूनी 48 और 48, तो 1920 प्लस 48 1968 हो गया। परसेंटेज में मैंने ये पॉइंट लगा दिया, एक परसेंटेज को मैंने एज इट इज रहने दिया, ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गया टोटल आपका। इस तरीके से ये प्रेजेंट एप्लीकेंट हो गए एग्जाम सेंटर जी एंड जे में। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम एच के एंड एफ। एच के एंड एफ से ऑफलाइन एप्लीकेंट, तो देखिए ये रहा तुम्हारा एच ये रहा, ये 20%। तो 20% में 52% आपके ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन कितने, 48%। तो 20% का भी 48% निकालोगे तो 20% का भी 48 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9.6%। आप आसानी से लिख सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई समस्या होगी। 20% का भी 48%, दैट मीन्स 9.6%। ये एच के बारे में होगा। के बारे में देखते हैं, तो ये के है 16 और ये तुम्हारा 38% है, तो 16 का निकालना पड़ेगा 62। अब देखिए 16 का 62 निकालना है तो ऐसे लिखेंगे ना, 16 गुणा 60 प्लस 16 गुणा 2, तो 960 प्लस 32 992। तो पॉइंट अगर 2 अंकों बाद लगा दोगे तो 9.92%। इस तरीके से हो गया। बोलो, कोई भी समस्या है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं यहां पे एफ, एच के एंड एफ। देखिए मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज समय नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। एफ में 15% है, जिसमें से 30% ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन है 70%, तो 15 का 70 यानी कि 10.5, सो दिस इज 10.5%। और कोई कोई सवाल वाकई में अच्छा डाला जाता है, एक सवाल तो ऐसा होगा ही कैलकुलेटिव। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सम इन दोनों का क्या लेना है, मुझे डिफरेंस लेना है। तो देखिए ये कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 6 5 11, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
ना 6 9 6 15 15 5 20 की 0 हासिल लगे 2 9 2 11 9 20 20 और 10 30 30.02 ये आ जाएगा 30.02%। क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? तीनों को ऐड करके 30.02 यहां पे कितना आएगा? ये 18 + 19 37 हो गया 37। क्लियर है? ये देखिए 18 + 19 37 हो गया 37 प्लस 0.75 और 0.68 तो 0.75 + 0.75 1.5 हो गया। 1.5 अगर -7 करोगे तो कितना जाएगा आपका? 1.43। आपको फास्ट होना पड़ेगा, मैंने आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, कैलकुलेशन करके भी ब्रेक करके भी। 18 + 19 37 हो गया, 0.75 + 0.75 कितना हो गया तुम्हारा? 1.5। 1.5 में से 0.07 हटा देंगे तो 1.43% बचेगा। अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो सीधे सीधे देखिए यहां पे डिफरेंस तुम्हारा 7 का क्रिएट होगा, यहां पे डिफरेंस आपका कितना क्रिएट होगा? 1.41 का, तो 8.41 हो जाएगा ना, 8.41% हो जाएगा कि नहीं बोलो भाई? यहां पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1.41 का डिफरेंस है, तो टोटल 8.41% हो गया। अल्टीमेटली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टोटल वैल्यू का, इस टोटल वैल्यू का 8.41% निकालना था, 8.41%। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूनिट जेड भी देख सकते हो, 2 1 2 यूनिट जेड 2 आएगा, तो ये ऑप्शन आंसर है नहीं। बोलो, क्लियर सी बात है? अगर आप ये पॉइंट और ये परसेंटेज हटा दोगे तो 4 0 ये आपका हट भी जाएगा, मतलब 1 0 आएगा। 12 कम 12 का 2, 12 चौक 48 49 का 9, 12 96 और 400, तो 100920 100920 यानी कि जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर आएगा आपका। बोलिए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ठीक है, आपको लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैंने आपको डिजिटल सम वाला तरीका बता दिया है, और पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन आपका बन नहीं, आपको फास्ट होना पड़ेगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी माइंड में कर पाते हो तो आप इसको 40 से 50 सेकंड में मैक्सिमम सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा भाई। ठीक है, चलिए यहां पे क्या तीसरा सवाल, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम द एग्जाम सेंटर F, H, G एंड J। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट कितने हैं एग्जाम सेंटर F, H, J एंड G से मिलाकर, ये आपसे पूछा। फिर मैं गया ऑप्शन पे, तो एक दिमाग में तो मेरी चीज ये आ रही कि यहां पे ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो मैं यहां पे अप्रोक्सीमेशन भी लगा लेता हूं। दूसरा मेरे दिमाग में यहाँ पे यार है कि मैं डिजिटल सम भी लगा लेता हूँ। तो पहले अगर मैं डिजिटल सम देखूँ यहाँ से, तो इसका डिजिटल सम 0 हो गया। ये तुम्हारा कितना होगा? 4 2 6 8 14 5, अच्छा यहाँ से 5 4 9 हो गया ना, 4 2 6 8 14, इसका डिजिटल सम तुम्हारे 5 हो गया। यहाँ से देखते हैं 5 4 9 7 दोनों, यहाँ से डिजिटल सम 6 हो गया। यहाँ से देखते हैं 9 और ये तुम्हारा 7 दोनों, 3 3 6, तो 2 ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आ रहा है। 2 ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आ रहा है, तो डिजिटल सम यहां पे लगाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होगा, तो मैं अब यहां पे तुरंत लगाऊंगा अप्रोक्सीमेशन। चलिए, कि ऑप्शंस में काफी गैप दे रखा है, तो उसका फायदा उठाओ, हर चीज का फायदा उठाओ। ठीक है, हथियार बहुत है आपके पास। आपने कुछ नहीं पूछा एग्जाम सेंटर F, H, J एंड G, इनमें कितने ऑफलाइन एप्लीकेंट है, आपसे ये पूछा है ऑफलाइन एप्लीकेंट। तो F में देखोगे 15 में 30% ऑनलाइन है, तो 70% ऑफलाइन है। 15 का 70% सभी को पता है कि 10.5% के आसपास जाएगा, 10.5। बोलो, कोई दिक्कत है? चलिए, अगर मैं जी की बात करता हूं 25%, तो 25% का भी तुम्हारा 44% ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन है 56, तो 25% इंटू 56 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 14%, 14%। और दिमाग लगाई ना, 25 का भी अगर तुम 56, देखिए चाहे मैं ये बोलूं कि 25% ऑफ 56%, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 56% इंटू 25%, बात एक ही है। ये परसेंटेज का साइन मैंने रिजर्व रखा, 25 का मतलब ये कितना हो जाएगा? 25% का मतलब 1/4, 56/4 यानी कि 14। तो ये मेंटल कैलकुलेशन होगी तभी पॉसिबल हो पाएंगी चीजें। ठीक है ना? चलिए, अगर मैं जे के लिए बात करता हूं, जे के लिए 24 का मुझे कितना लिखना है? 54। 24 का कितना आ जाना है आपका? 54%। तो 24 का 54% ये है, 24% इंटू 54%। आप देखिए सिंपल सा। अब यहां पे कैसे करोगे? 24 का 50% कितना हो गया? 12, और 24 का 4% कितना हो गया तुम्हारा? 24 चौका ये 96 हो गया, तो 12.96% हो जाएगा आपका ना, 12.96%। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 13% लिख लीजिए। अरे बोलो,
समझे कि नहीं? देखिए 24 इंटू 50% करोगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन 4% 24 चौका 96, तो उसको 1% मान लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली 13% हो गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम जी के इसके बारे में बात करते हैं, ये तो लग गया ठिकाने। एच के बारे में बात करते हैं, एफ एच जी एंड जे। 20% का 48%, ये हमने, अच्छा ये वाला छूट गया ना, एच वाला छूट गया, ठीक है। एच वाला और देखते हैं। तो एच की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 20% है, तो 20% में से भी आपका कितना 52% ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन कितने 48, तो 20% का 48 निकालोगे तो 9.6 चला जाएगा, 9.6 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? 9.6%। तो ये मैंने बहुत जल्दी इसको आप कैलकुलेट करते हो, सिंपल सा देखेंगे 10 14 24, 24 प्लस 13 कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये 37, और 37 प्लस 9, 9 7, 37 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 46। बोलो क्लियर है कि नहीं? 46 हो गया। अब देखिए 0.5 और 0.6 से लगभग 1%, तो अप्रोक्सीमेटली 47% के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली 47% के आसपास है। क्लियर है? अगर मैं 12 का अगर मैं 47% निकालना भी चाहूं, तो अगर मैं यहां से 2 जीरो हटा भी दूंगा तो 12 इंटू 47, तो 12, मतलब ये जो होगा तुम्हारा लगभग सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को समस्या? भाई ये तुम्हारा 47% है, मतलब 50% से थोड़ा सा कम होगा आंसर। देखिए तो 50% से कम होगा मतलब थोड़ा सा ही कम होगा, तो 50% से कम और 40% से ज्यादा, तो ये तो आंसर पॉसिबल है नहीं ये आंसर पॉसिबल है, क्योंकि 12 ये तुम्हारा, इसका अगर मैं 40% भी निकालूंगा तो ये 48 समथिंग जाएगा, 48 समथिंग, मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। तो केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, सी ऑप्शन। तो अप्रोक्सीमेटली भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर जो है 4, और एक ना एक सवाल आपके पेपर में देखिए, एक तो परसेंटेज से देगा, 2 वो एग्जैक्ट डाटा कैलकुलेट करवाता है, एक सवाल वो रेशियो का जरूर देता है। जैसे कि यहां पर रेशियो का सवाल है तो ये इजी होता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। हर सवाल टफ नहीं होता, हर इजी भी नहीं होता। What the ratio of total number of present applicant from exam center के? Present applicant exam center के, तो present applicant मतलब 16 का 80%, 16 का 80%, तो मैं रेशियो निकाल लूं तो परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। परसेंट रेशियो निकालूंगा, यहां पे क्या बोला है? व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर के? एग्जाम सेंटर के से तुम्हारे प्रेजेंट एप्लीकेंट का टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम एग्जाम सेंटर जे। ऑफलाइन एग्जाम सेंटर जे, तो ऑफलाइन ये जो 24 है, ये 46 है, तो ऑफलाइन कितना हो जाएगा? 24 का 54, 24 का 54। देखिए परसेंटेज लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रेशियो ले रहा हूं, ऊपर से कट ही जाएगा। अब फिर मेरी नजर गई ऑप्शन पे, देखिए 11, नीचे डिनोमिनेटर में 11 का कोई सीन नहीं है, ये आंसर नहीं है। नीचे 41 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कोई सीन नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। बोलो कोई डाउट है यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, 10 रेशियो 9, 80 रेशियो 81। वैसे तो आंसर तुम्हारा बी ऑप्शन हो गया, मैं यहीं से मार्क कर सकता हूं। आप इसको देखोगे भी, 8 दूनी 16, 8 ते 24, ये हो गया तुम्हारा, और ये 2 से तुम्हारा 27, तो 80/27 ते 81, 80/81 आंसर आ गया। क्लियर है? खत्म सवाल। तो ये तो आपका 10-12 सेकंड का ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए, देखिए ध्यान से समझना है आपको। What are total number of present applicant from exam center H and G together? तो परीक्षा केंद्र H और G को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो H के बारे में बात कर रहे हैं और G के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल प्रेजेंट एप्लीकेंट H एंड G से कितने हैं? फिर मेरी नजर गई ऑप्शन, फिर मैंने देखा यार ऑप्शन तो काफी दूर दूर है, तो बस अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लो, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए प्रेजेंट एप्लीकेंट। तो देखिए तुम्हारा जी है, क्या है भैया? ये तुम्हारा जी है। 25% में से भी तुम्हारे 25% आपके एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने? 75। तो 25 का 75% आपके एच से, 25% का भी 75% प्रेजेंट थे, प्लस ये तो हो गया एच के बारे, किसके बारे में? जी के बारे में। एच के बारे में देखते हैं तो 20%, और ये तुम्हारा कितना जाएगा? 68%।
तो 20% का भी 68% आपके प्रेजेंट थे यहां से, ठीक है। देखिए 25 इंटू 25 625 इंटू 3, ये तो तुम्हारा तुरंत लिख जाओगे 18.75, मैं अप्रोक्सीमेटली 19% कर देता हूं इसको। देखिए 20% का 68%, दो 13.6, ये 13.6 हो गया, ठीक है ना। तो 9 3 12 का 2, 1 1 2 1 3, 32.6%, ये आ गया तुम्हारा 32.6% आपका अप्रोक्सीमेटली आया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? 32.6%, 9 3 12 का 2, 1 1 2 1 3, 32.6%। अभी देखिए 12 है, ये है, मुझे इसका 32.6% निकालना है। तो अगर आप इसका 32.6% निकालोगे, मतलब 30% भी निकालोगे, अगर आप 30% भी इसका निकालोगे तो 12 3 36, 36 के आसपास जाना चाहिए। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, यही तुम्हारा आंसर, सी ऑप्शन। खत्म। कुछ किया क्या मैंने? कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग लगानी, अप्रोक्सीमेट निकालिए। भाई ये 18.75 था, मैंने 19% लिख दिया, ये 13.6 है, ये 13.6 है, 32.6% हो गया। मतलब आपका आंसर जो भी हो 30% से तो ज्यादा है और 35% से कम है, तो इसका 30% निकाला तो 36 समथिंग जाएगा, 36 और 35% से कम भी है, तो 36 से समथिंग के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, काफी बड़ा हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको डीआई को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे जो है आपके, देखिए हर एक टाइप का सवाल आपको यहां पे देखने को मिलेगा वेरिएशन का। आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, आपसे रेशियो पूछा जाएगा, बोनस नंबर है। 2 सवाल जो आपके कैलकुलेटिव होते हैं, 2 सवाल कैलकुलेटिव होंगे। आप या तो डिजिटल समय अप्लाई करिए या फिर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करिए, ठीक है। आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जामिनर अब क्या करते हैं कि वो यूनिट डिजिट सेम दे देते हैं, उसमें फंसने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाइए, सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए अगली डीआई देखेंगे इसी। देखिए अगला डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सामने दिया हुआ है, टेबुलर डीआई, और ये थोड़ा सा सरल है, सरल देखने में लग रहा है क्योंकि डाटा कम दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, जो गाइडलाइन आपको दी जाती है। द टेबल बिलो शोज द सेल्स ऑफ मिल्क इन 6 डिफरेंट स्टेट। तो 6 डिफरेंट स्टेट है, PQRSTU, ठीक है। तो टेबल क्या दिखाता है? मिल्क की सेलिंग दिखाता है कि स्टेट पी में 24%, क्यू में 10%, आर में 17%, एस में 13, टी में 22, यू में 14%। इतना मिल्क सेल हुआ और टोटल जो सेलिंग होगी मिलाकर 100% ही होगी, ठीक है। अच्छा, इन ईच स्टेट ओनली 2 मिल्कमैन ए एंड बी सेल द मिल्क। दोनों स्टेटों में दो दिया है, 2 ही मिल्कमैन है, ए और बी, जो मिल्क को सेल करते हैं, ठीक है। The table shows the sales of salesman A as percentage of total sale of milk in each state। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस डीआई में, जिस डीआई में टेबल में आपको दिखाया गया कि सेल्स बाय सेल्समैन ए, सेल्समैन ए ने कितनी सेलिंग की है। जैसे कि मैं ये मान लूं कि टोटल सेलिंग 100% हुई, तो 6 स्टेट में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है कि पी में 24% है, क्यू में 10% है, आर में 17% है, 13%, ये आपको दिया गया। और ईच स्टेट में 2 ही मिल्कमैन है, मिल्कमैन ए और मिल्कमैन बी। अब जैसे अगर स्टेट पी में टोटल 24% मिल्क सेल हुआ है, तो उस 24% में से 65% किसने सेल किया है? सेल्समैन ए ने, और बाकी 35% किसने सेल किया है? सेल्समैन बी ने। इसी तरीके से स्टेट क्यू में अगर टोटल 10% मिल्क सेल हुआ, तो उस 10% का 80% सेल्समैन ए ने सेल किया है और रिमेनिंग आपका सेल्समैन बी ने सेल किया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए डाटा को पढ़ के। टोटल सेल ऑफ मिल्क इज 2 लाख लीटर, ये दे रखा आपको 2 लाख, यस 2 लाख मिल्क की टोटल जो सेलिंग है वो 2 लाख लीटर है, ठीक है ना। चलिए अब पूछा क्या है, ये आपसे देख रहे हैं, पूछा है व्हाट, क्वेश्चन पहला देखेंगे, व्हाट आर द एवरेज सेल्स ऑफ मिल्क इन लीटर्स बाय द सेल्समैन ए इन ऑल द गिवन स्टेट्स, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया है कि सेल्समैन ए द्वारा 6 स्टेटों में जो एवरेज सेलिंग है मिल्क की वो कितनी है। तो देखिए अब सवाल बहुत ज्यादा सरल है भाई। टोटल सेलिंग जो है वो 100% है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सेलिंग है कितनी तुम्हारी? 2 लाख। तो 100% की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 लाख। क्लियर है? सिंपल सा था। अब फिर उसके बाद मैंने नजर दौड़ाई ऑप्शन पे, तो मैंने पाया कि ऑप्शन क्लोज है, ऑप्शन कोई बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपके लगभग लगभग क्लोज ही दिख रहे हैं आपको। और ऑप्शन जो है देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट आपको दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे डिजिटल सम आप नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन
तो भी लगा सकते हो। तो मुझे क्या करना है, इसको एकदम कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में निकालना है कि सेल्समैन ए द्वारा 6 स्टेटों में जो एवरेज सेल्स है मिल्क की वो कितनी है। तो अगर मैं पी में बात करूं तो पी में 24%, तो 24% का 65% सेल किया है आपका सेल्समैन ए ने। तो 24 का 65%, 24% का भी 65% निकालना है आपको। 24% का भी 65% निकालना है। कैसे निकालोगे, तो जैसे ब्रेक कर लेते हैं। 24 का जैसे आपको निकालना होता है 24 का 65%, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हो भैया आप, 24 को ऐसे 65 को ऐसे ब्रेक कर लो ना, 60 प्लस 5, 60 प्लस 5। अगर 24 का तुम 60 निकालोगे तो कितना जाएगा तुम्हारा, ये एक 1200 हो जाएगा। 24 पंजे 120, सॉरी 24 का ये 1440 प्लस 24 पंजे 120, ये हो जाएगा तुम्हारा 1560, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15.6, 15.6% आपको इस तरीके से करना है। नहीं समझे भाई, ये 24% टोटल है स्टेट पी में, जिसमें से सेल्समैन ए ने कितना सेल किया, 65%। तो 24% का 65% निकाला है, तो 24 का मुझे अल्टीमेटली 24 का 65% निकाला है, 24 का 65% ना। तो 24 का 65% आपने तुरंत कैलकुलेट किया, कितना आया 15.6, 15.6%। परसेंटेज आप रहने दीजिए, ठीक है ना। 24% का 65% निकालना है, ठीक है। तो ये परसेंटेज का एक साइन रिवर्स रिजर्व रहने दीजिए। 24 इंटू 65 किया, परसेंटेज मतलब बटा 100 कर दिया। इस तरीके से आपको करना है, 2 बार परसेंटेज आ रहा है। उसके बाद क्यों में देखते हैं तो 10% का 80%, तो 10 का 80% कितना हो जाएगा तुम्हारा 8% हो जाएगा। बोलो सही है। अगर हम इसके लिए देखते हैं आर के लिए 17 का 50%, तो 17 का 50% ये तो तुम्हारा 8.5% हो जाएगा। 17% का भी 50%, 17% का भी 50%, तो 8.5% हो जाएगा ना। उसका 13% का भी 70%, तो 13 सत्ते 91, तुम्हारा 9.1% हो जाएगा। क्लियर है, 9.1%। ये जो अब देखिए ये 22% का भी 60%, तो ऐसे रहने दो कि परसेंटेज का ये वाला साइन इसको रिजर्व रहने दो। 22 इंटू 60 करोगे तो 1320 आता है, परसेंटेज लगाओगे तो 13.2, 13.2। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, शायद आपकी इतनी फास्ट ना हो, तो आप इसको ब्रेक करके करना है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए छोटे छोटे नंबर की। 14% का भी 80% निकालना है, तो 14 × 112 होता है ना, तो 11.2% हो जाएगा ये, 11.2%। तो टोटल ये हुआ। क्लियर है, सबको ऐड कर लेंगे। देखिए 15 8 23, 23 8 31 9 40, 40 13 53, 53 प्लस 11 64। तो अभी तक ये 64% हो चुका है, प्लस 64% प्लस। अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारा 6 5 11 1 12 2 14 2 16, 64% प्लस 1.6%। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 65.6%। 65.6% आ गया जोड़ जाड़ के। कितना है भैया, 65.6% आ गया। क्लियर है। अब मुझे निकालनी है एवरेज सेलिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बटा 6 करना पड़ेगा, इसको बटा 6 और मल्टीप्लाई मुझको करना पड़ेगा किससे, 2 लाख से। इतने परसेंट, 100% की वैल्यू ये है, तो इतने परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 लाख, यानी कि मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर आप इसको देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 65.6 ये तुम्हारा 11 टाइम्स चला जाएगा ना, 11 6 66, तो 11 इंटू 2, आंसर 22 के आसपास होना चाहिए, यानी कि ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। भाई ये तो तुम्हारा 26 से काफी बड़ा है, 26 काफी बड़ा है, 19,200 छोटा हो गया, तो 22 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन था। बताइए क्लियर है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? देखिए बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसको फाइनली अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लिया, एग्जैक्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए रेशियो का है। रेशियो देखते ही आप खुश हो जाया करो कि सवाल इजी होता है। What is the respective ratio of sales of milk in state P and Q by salesman B? तो P and Q में सेल्समैन B ने जो मिल्क सेल किया है एंड द सेल्स ऑफ मिल्क इन स्टेट R and T, R and T में, R and T स्टेट में जो A ने जो मिल्क सेल किया है उसका रेशियो आपसे पूछा है। तो बहुत सरल है, रेशियो पूछा है तो परसेंटेज को करो इग्नोर, क्योंकि कट ही जाएगा। तो P और Q में स्टेट B, अगर मैं P की बात करता हूं तो 24% का 65% निकालना है। ये तो तुम्हारा सेल्समैन A है, लेकिन मुझे B चाहिए, तो 24 इंटू 35 ऐसे लिख दीजिए, 24 इंटू 35,
24 इंटू 35, बोलो यही आएगा कि नहीं? कोई डाउट है यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? सिंपल सी बात, ठीक है, आप समझ रहे हैं इन चीजों को? 24 इंटू 35, क्लियर है? चलिए भैया मेरी बात ध्यान से सुनिए, तुम्हें 24% का अगर 65% निकालते तो सेल्स बाई सेल्समैन ए आ जाता है इन स्टेट पी में, ठीक है, लेकिन आपको बी की सेल निकालनी है तो 24% का 35% आपको निकालना पड़ेगा। ओके, अगर 65% ए सेल कर रहा है तो रिमेनिंग 35% बी सेल कर रहा है, लेकिन रेशियो निकालना है तो ये दोनों परसेंटेज का साइन इग्नोर कर दो, सीधा 24 गुणा 35 लिख दीजिए। इसी तरीके अगर मैं स्टेट क्यू के लिए देखूं तो ये 10% है, 10% में से 80% ए सेल्समैन सेल कर रहा है, तो बाकी जो 20% है वो यानी कि 10 इंटू 20 ये कौन सेल कर रहा है? आपका बी, और ये बटे ये आ गया। ये देखिए सिंपल सी बात है। अब इसका रेशियो निकालना है सेल्स ऑफ मिल्क इन स्टेट आर एंड टी, आर एंड टी, ये रहा आर और ये रहा टी, बाई सेल्समैन ए। तो आर 17% में से कितना सेल कर रहा है? ये तुम्हारा 50%, ठीक है, ए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 17 इंटू 50, 17 गुणा 50 प्लस अब देखिए यहां से टी, ये हो जाएगा तुम्हारा 22 में से कितना सेल कर रहा है? 60, तो प्लस 22 इंटू 60 ये आ जाएगा, ठीक है, बोलो कोई डाउट? अब मैं जाता हूं ऑप्शन पे, जैसे मैं ऑप्शन पे जाऊंगा तो सबसे पहले देखिए यहां पे 52 104 दिखा, तो न्यूमरेटर से पहले मैं डिनोमिनेटर कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि न्यूमरेटर 3 ऑप्शन में सेम दे रखा है, 52 104, 52 के मल्टीपल में, लेकिन डिनोमिनेटर को देखो तो ये 109 और ये तुम्हारा 57, दोनों का दूर दूर तक एक दूसरे से कोई लेना देना है नहीं, और ये 217 और ये 31, तो 31 9 कम 9 और 9 तिया 27 है, ये 7 कम 7 7 तिया 21, तो 31 और 217, खैर ये तो तुम्हारे मल्टीपल में दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आप दो ऑप्शन बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर दोगे, ए और डी, अगर आप डिनोमिनेटर चेक करो। यहां पे 17 गुणा 50, ये 17 पंजे 85 850 प्लस 22 इंटू 60 1320, तो ये आ रहा है 0 5 2 7 13 8 21 2170, 2170। तो आपका डिनोमिनेटर में 2170 आ रहा है, 2170। अगर 2170 आ रहा है तो 109 आने का डिनोमिनेटर में कोई स्कोप नहीं है, नहीं 57 आने का कोई स्कोप है, तो दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, तो दो ही ऑप्शन बचे, लेकिन कैलकुलेट तो अब भी करना पड़ेगा। फिर मैंने न्यूमरेटर को देखा ध्यान से, डिनोमिनेटर में मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में 2170 आना है, मैं न्यूमरेटर को देखता हूं। अब फिर से मैंने ऑप्शन को देखा तो मैंने मार्क कर दिया कि तुम्हारा जो है यहां पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्लियर है? क्योंकि मुझे ये बताइए कि 24 गुणा 35 और ये तुम्हारा 10 गुणा 20, इसकी जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली भी देखो, इसकी जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी 2170 से तो कम ही होगी, 2170 से तो कम ही होगी ना भाई। 24 गुणा 35 हद से 800 के आसपास जाएगा, तुम्हारे 10 गुणा 20 200, तो इसकी वैल्यू तो 2170 से कम ही होगी। और यानी कि अगर 2170 से कम ऊपर वैल्यू न्यूमरेटर में, तो आंसर तुम्हारे 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से ज्यादा है तो ये आंसर नहीं है, केवल और केवल बी ऑप्शन पॉसिबल था, क्लियर है? तो बहुत ही ज्यादा सरल था। आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो सेम चीज आएगी, 24 5 120 का 0 हासिल लगे 12, 24 3 72 प्लस 12 840 प्लस 200, 840 प्लस 200 यानी कितना हो जाएगा 1040, 0 से 0 104 बटे 270 यानी कि बी ऑप्शन, क्लियर है? आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल क्या है? What will be the सेंट्रल एंगल? तो सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। सेंट्रल एंगल का मैंने आपको तरीका बताया कि 100% 360 डिग्री के बराबर और 1% 3.6 डिग्री के बराबर। तो परसेंटेज को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो सेंट्रल एंगल, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल इन डिग्रीज फॉर्म्ड बाय द एवरेज सेल ऑफ मिल्क इन स्टेट क्यू टी एंड एस। तो स्टेट क्यू टी और एस में मिलाकर जो एवरेज सेल हुई है मिल्क की, उसका सेंट्रल एंगल क्या है, ये आपसे पूछा है। तो अगर मैं क्यू में बात करूं तो क्यू में 10%, टी में तुम्हारा 22%, इसमें 13%। तो टोटल जो सेल हुई है तीनों स्टेटों में मिलाकर 22 प्लस 13 कितना होगा 35, 35 प्लस 10 कितना होगा 45%। जो टोटल सेल हुई है तीनों स्टेट क्यू टी एस में मिलाकर वो 45% है।
एवरेज कितना आ जाएगा 45/3 यानी कि 15%। 15% एवरेज सेल आएगी, लेकिन डिग्री में पूछा है सेंट्रल एंगल, तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 + 9 54 डिग्री आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर 54 डिग्री। खत्म। इतना सिंपल सा था, ये तो आसान सवाल था। तो अगर एक सवाल वो आपको कैलकुलेटिव देगा तो उसके जस्ट अगला सवाल इजी देगा। आपको पैनिक नहीं होना है। एसएससी में अगर एक सवाल आपको सपोज थोड़ा सा टिपिकल दे भी दिया तो उसके जस्ट अगला बहुत आसान होगा। ठीक है, थोड़ा आपको धीरज रखना है, सवालों को करते जाना है। चलिए अगला सवाल, What will be the difference in liter? तो ये डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस वाला सवाल जरूर पूछा आता है एक पेपर में। इन द सेल ऑफ मिल्क इन स्टेट टी बाई सेल्समैन बी। स्टेट टी, देखिए सबसे पहले मैं ऑप्शन भी देखूंगा तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो मैं क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। What will be the difference in liter in the sale of milk in state T by salesman B? स्टेट टी में सेल्समैन बी ने कितनी सेल की, तो 22 है। 22 का 60% तो ए ने सेल्स किया, तो 40% बी ने, तो 22 का 40% निकालोगे तो 8.8% आ गया। अच्छा, एंड द टोटल ऑफ मिल्क इन स्टेट आर एंड एस टूगेदर। तो टोटल सेल जो है स्टेट आर एंड एस में कितनी हुई है मिल्क की, तो आर एंड एस स्टेट में जो टोटल सेल हुई है मिल्क की वो कितनी 30%, तो 30% हो गया। 30% जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा 21% के आसपास आएगा। तो अगर मैं 2 लाख टोटल सेल है ना मिल्क की, 2 लाख का 21% निकालू तो 42 के आसपास जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो गया। कितना सिंपल सा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप इसको एग्जैक्ट भी निकालोगे तो कितना चला जाएगा ये तुम्हारा 21.2%। तो 2 लाख का 21.2 ये रहा, सीधा सीधा आंसर बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10 क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ मिल्क इन स्टेट आर, ये रहा स्टेट आर बाय सेल्समैन ए एंड द सेल ऑफ मिल्क इन द सेम स्टेट बाय द सेल्समैन बी। यानी कि स्टेट आर में सेल्समैन ए और सेल्समैन बी जो मिल्क की सेल कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तो स्टेट आर में टोटल मिल्क की सेल कितनी है 17%। उस 17% में से 50% कौन सेल कर रहा है, सेल्समैन ए। तो 17% का 50% अगर ए सेल कर रहा है तो 17% का रिमेनिंग जो 50% है वो कौन कर रहा है, बी सेल कर रहा है। तो दोनों की सेल में डिफरेंस कितने का हुआ, 0, यानी कि दोनों बराबर बराबर सेल कर रहे हैं। भाई अगर 50% ए सेल कर रहा है तो बाकी रिमेनिंग 50% बी सेल कर रहा है, तो दोनों बराबर बराबर सेल कर रहे हैं, डिफरेंस आएगा 0, बी ऑप्शन। तो बहुत ज्यादा सिंपल सी डी आई थी। आपको क्वेश्चन अगर एक कैलकुलेटिव दे रखा है तो उसका अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीजों पे कमांड बनानी है। वेरिएबल की नाम की कोई चीज इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कोई वेरिएबल एज्यूम करना पड़े, अदरवाइज आप क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। अगली डे हम देखेंगे इसी बेसिस पे। देखिए अगला डे आपके सामने दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। पहले गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ना है। द गिवन टेबल शोज द नंबर इन % ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी डी ई, ठीक है। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं उसकी परसेंटेज दी हुई है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट ए में टोटल एम्प्लॉय का 10% है, बी में 22% है, सी में 12% है, डी में 20% है, ई में 36% है। द टेबल ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये टेबल जो है मेल और फीमेल का रेशियो भी बताते हैं कि डिपार्टमेंट ए में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो 10% है, और उन 10% में जो मेल और फीमेल का रेशियो वो 7:3 है, बी में 13:9 है। तो ये रेशियो आपको दे रखा है मेल और फीमेल का। एंड द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग इन सिटी जेड एंड एम्प्लॉय लिविंग इन सिटी वाई, ठीक है। और 2 शहर हैं इस कंपनी के, जो एम्प्लॉय है वो 2 सिटीज में रहते हैं, सिटी जेड और सिटी वाई। सिटी जेड और सिटी वाई में एम्प्लॉय जिस रेशियो में रहते हैं वो रेशियो दिया हुआ है कि जैसे डिपार्टमेंट ए में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10% है, उसमें मेल और फीमेल का अनुपात ये है, और इस 10% में सिटी जेड और सिटी वाई में रहने वाले एम्प्लॉय 1:9 के अनुपात में। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी में टोटल 22% लोग हैं, और 22% में भी सिटी जेड और सिटी वाई में रहने वाले लोग 3:19 के रेशियो में। क्लियर है। तो ये आपको सिटी जेड और सिटी वाई में रहने वाले एम्प्लॉय का रेशियो आपको दे रखा है। तो एक्चुअली में 2 डाटा आपको यहाँ पर रिलेट करके दिए हैं।
द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दी ऑर्गेनाइजेशन आर 80,000। इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो 80,000 दे रखे, 80,000। वैसे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है कितना, ये 100%। भाई ये परसेंटेज में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू 80,000 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर, 800 एम्प्लॉय के बराबर हो गया ना। अगर 100% के लिए 80,000 है तो 1% के लिए 800 के बराबर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी इंप्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड सी टुगेदर आर लिविंग इन सिटी जेड। तो पहले डिपार्टमेंट ए और सी में कूद जाइए, ये रहा डिपार्टमेंट ए, ये रहा डिपार्टमेंट सी। क्वेश्चन में ये पूछा गया डिपार्टमेंट ए और सी के कितने इंप्लॉय सिटी जेड में रहते हैं। भाई डिपार्टमेंट ए में टोटल कितने इंप्लॉय हैं, 10%। इस 10% में सिटी जेड और सिटी वाई में रहने वाले इंप्लॉय 1:9 में है। तो 10% का 1/10 यानी कि 1% टोटल रहते हैं डिपार्टमेंट ए के सिटी जेड में। अरे दिखा कि नहीं भाई, 10% को 1:9 में ब्रेक करोगे तो सीधा सीधा 1% और 9% हो जाएगा। मतलब अगर डिपार्टमेंट ए में टोटल 10% एम्प्लॉय है तो उसमें से 1% सिटी जेड में और 9% सिटी वाई में रहते हैं। तो सिटी जेड में रहने वाले कितने होंगे, टोटल 1%। अगर मैं डिपार्टमेंट सी की बात करूं तो डिपार्टमेंट सी में टोटल 12% एम्प्लॉय हैं, जिसमें से सिटी जेड और सिटी वाई में 5:1 में। तो 12% को 5:1 में बांट दोगे तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी, 10%। यानी कि डिपार्टमेंट सी से सिटी जेड में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10%। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 10% लोग। सही बात है, सिंपल सी बात। तो टोटल 10 + 1 ये कितना हो गया, 11%। 11%, 11 देखते ही मेरा आंसर आ गया सी ऑप्शन, 8800। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं भैया। अगर 1% के लिए 800 है तो 11% के लिए क्या 8800 नहीं होगी, 8800। यही आपके सवाल का उत्तर था, 8800। क्लियर, बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। 10% टोटल इंप्लॉय डिपार्टमेंट ए में, उसमें भी 1:9 में ब्रेक कर दिया तो सिटी जेड में कितने, टोटल का 1% हो गए यहां से। इसी तरीके से 12% को 5:1 में ब्रेक कर दिया तो 10%, 1 + 10 11%, 1% के लिए 800 तो 11% के लिए 8800। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेल एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ई इज व्हाट % ऑफ एम्प्लॉइज लिविंग इन सिटी जेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। देखिए जब भी आपसे परसेंटेज मोर लेस पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालना होता, आपको एक रेशियो चाहिए। परसेंटेज भी एक टाइप का रेशियो ही है, तो आप सीधा रेशियो पे फोकस करो। क्वेश्चन में पूछा गया कि डिपार्टमेंट ई में जो मेल एम्प्लॉय है, तो ये रहा डिपार्टमेंट ई। डिपार्टमेंट ई ये रहा, सिंपल सा है, सभी को दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट ई में जो मेल एम्प्लॉय है, तो डिपार्टमेंट ई में टोटल कितने एम्प्लॉय है, 36%। 36% में मेल और फीमेल का जो रेशियो 8:1 है। तो 9 की वैल्यू 36 हो गई, 1 के लिए 4, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 32%। यानी कि टोटल का 32% जो है वो डिपार्टमेंट ई में आपके मेल आ गए। भाई 36% को 8:1 में ब्रेक कर दोगे तो 32 और 4 हो जाएगा ना। तो टोटल का 32% डिपार्टमेंट ई में क्या आ गए, मेल आ गए। तो ये कितना परसेंट है एम्प्लॉय लिविंग इन सिटी जेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। ये रहा डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए में टोटल 10% लोग हैं, और इस 10% से भी सिटी जेड में कितने लोग रहते हैं, 10% को 1:9 में ब्रेक कर दोगे 1%। तो डिपार्टमेंट ए से सिटी जेड में 1% लोग रहते हैं, यानी कि ये मुझे परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 से 32 यानी कि कितने गुना है, 32 गुना है। आंसर क्या जाएगा, 3200%, सी ऑप्शन 3200। क्लियर, कितना टफ सवाल था, देख ही सकते हो आप, बहुत ज्यादा सरल है ये, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल सा रेशियो का दिया हुआ है। अब रेशियो आपसे पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी एंड डी टुगेदर। रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी एंड डी टुगेदर टू फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड ई टुगेदर। सबसे पहले मैंने देखा ऑप्शन को, ऑप्शन में देखिए न्यूमरेटर सब जगह अलग अलग दे रखा है। तो अगर मैं केवल और केवल न्यूमरेटर भी निकाल लूं तो भी मेरा काम चल जाएगा।
तो अगर हम यहां पे निकालते हैं मेल इंप्लॉइज इन डिपार्टमेंट बी एंड डी, तो डिपार्टमेंट बी में टोटल कितने परसेंट लोग इंप्लॉय हैं? 22%। इस 22% में से मेल और फीमेल का रेशियो 13:9 है, तो 22% को 13:9 में ब्रेक कर दोगे तो कितना जाएगा? 13% मेल। डिपार्टमेंट बी में जो इंप्लॉय है उनमें मेल कितने? टोटल 13% हो गया, टोटल का 13%। डिपार्टमेंट डी में टोटल 20% इंप्लॉय है, जिसमें से मेल फीमेल 3:2 के अनुपात में, तो 5 के लिए 20, 1 के लिए 4, तो 3 के लिए कितने होगी? 12। यानी कि टोटल का 12% जो है वो आपके मेल हो गए डिपार्टमेंट किसमें? डी में। तो देखिए 13% प्लस 12% 25 बन गया, 25। ऊपर 25 बन गया, केवल एक ही ऑप्शन में 25 है, तो बी ऑप्शन ही आपका आंसर है। बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत सरल है। अगर आपको रेशियो एग्जैक्ट निकालना भी है तो देखिए देख लेते हैं किससे रेशियो पूछा है। आपसे रेशियो पूछा है फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड ई। तो ए में ये रहा डिपार्टमेंट ए में टोटल 10% एम्प्लॉय है, जिसमें से फीमेल है। 10% को 7:3 में ब्रेक कर दोगे तो फीमेल कितनी आ जाएंगी? टोटल का 3% हो गया डिपार्टमेंट ए में। अगर आप ई के बारे में बात करें तो ई में टोटल कितने? 36% है। 36% में आपके मेल फीमेल 8:1 में, तो इसको बांट लोगे तो 32 और 4, तो 4% फीमेल होगी, तो 25% बटे 7% का आएगा रेशियो 25:7। इतना करना ही नहीं था वैसे आपको। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी रेसिडेंट्स ऑफ सिटी वाई आर वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट? शहर वाई के कितने औसतन निवासी एक विभाग में कार्य कर रहे हैं? मतलब ये पूछा है कि शहर वाई से ऑन एन एवरेज कितने एम्प्लॉय हैं जो आपके डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एग्जैक्ट डाटा आपसे पूछा है। आप डिजिटल सम से भी कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हो, आप एग्जैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। देखिए अगर मैं डिपार्टमेंट ए की बात करूं तो डिपार्टमेंट ए में 10% एम्प्लॉय है, जिसमें से सिटी जेड और सिटी वाई में रहने वाले एम्प्लॉय 1:9 के रेशियो में। मुझे सिटी वाई के बारे में पूछा गया, तो 10% को 1:9 में ब्रेक करोगे तो सिटी वाई में कितना आएगा? टोटल का 9% आ गया। आपको जल्दी जल्दी ब्रेक करके लिखना है। 22 है, 22 को 3:19 में ब्रेक करोगे तो सिटी वाई में कितना आएगा? 19%। अगर हम डिपार्टमेंट सी की बात करें तो 12% को 5:1 में ब्रेक करोगे तो कितना जाएगा तुम्हारा? 2% सिटी वाई में। अगर हम डी की बात करें तो 20% को 1:3 में ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 15%। अरे 15% हो जाएगा ना। 20% को 1:3 में ब्रेक करोगे तो सिटी वाई में कितना आ जाएगा? 15%। सिटी ई में कितने एम्प्लॉय हैं? 36%। 36% को 5:13 में ब्रेक करोगे तो 10 और 26, तो सिटी वाई में कितना जाएगा? टोटल का 26%। इतने परसेंटेज एम्प्लॉय हैं जो आपकी सिटी वाई में है सारे डिपार्टमेंट से। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सी बात। चलिए 9 2 11 प्लस 19 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 26 कितना हो जाएगा तुम्हारा? देखिए 45 प्लस 25 हो जाएगा तुम्हारा 70, 70 प्लस 1 71, 71%। तो 71%। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, टोटल का 71% निकालना है। 100% के लिए 80,000 है, तो 1% की वैल्यू 800 है, तो 71% के लिए कितनी होगी? 71 इंटू 800। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? 71 इंटू 800, तो ये जो आ गई आपका तुम्हारा टोटल इंप्लॉय आएगा। सिटी वाई में रहने वाले टोटल इंप्लॉय आ गए, लेकिन हमको तो एवरेज निकालना है। कितने? 1 2 3 4 5, तो बटे क्या करना पड़ेगा? 5। तो 800 से 5 तुम्हारा 160 टाइम जाएगा, 0 आएगा, एक चिक्कम 6, उसके बाद जो डिजिट 6 हुआ। केवल एक ही ऑप्शन में 0 के बाद डिजिट 6 दिख रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सवाल में। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 देखेंगे। What are the total number of employees in डिपार्टमेंट ए एंड ई टुगेदर? डिपार्टमेंट ए और ई में मिलाकर टोटल कितने एम्प्लॉयज है? तो डिपार्टमेंट ए में 10% है, ई में 36% है, तो दोनों डिपार्टमेंट मिलाकर टोटल कितने एम्प्लॉय हो गए? 46% हो गए। 46%, 100% के लिए 80,000 है, तो 1% के लिए 800, तो 46 इंटू 800 हो जाएगा आंसर। मतलब 2 0 आएगा, 2 0 के बाद 8 6 48, 8 आएगा यूनिट डिजिट। एक ही ऑप्शन में 2 0 के बाद 8 यूनिट डिजिट है, यही आंसर हो गया। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है और एक्चुअल ऑप्शन है आपके पेपर के आए हुए। तो कितनी देर में? मुझे लगता है कि 5 सवाल डीआई के आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते थे, विद इन 1 मिनट, अगर आप फास्ट हो तो, विद एक्यूरेट
100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आगे एक और डीआई मैं आपके सामने लेके आता हूं। ओके, देखिए आपके सामने नेक्स्ट डीआई है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल नहीं है, अच्छी डीआई है, ध्यान से समझना है आपको। द टेबल गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 6 डिफरेंट कंपनी। तो 6 डिफरेंट कंपनी आपके सामने RSTUVW ये बैट्स बनाती हैं। ईच कंपनी मैन्युफैक्चरर्स ओनली प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स। हर एक कंपनी जो है या तो प्लास्टिक बैट्स के बनाती है या फिर लकड़ी के बैट्स बनाती है, वुडन बैट्स। ईच कंपनी लेबल्स दिस बैट्स एज ब्रांड ए और ब्रांड बी। ईच कंपनी जो है इन बैट्स को या तो ब्रांड ए बोलती है या फिर ब्रांड बी, ब्रांड ए या ब्रांड बी नाम से रिप्रेजेंट करती है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ प्लास्टिक बैट्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। और ये जो टेबल है ये क्या दिखाती है, प्लास्टिक बैट्स कितने परसेंटेज बनाए कंपनी ने। जैसे कि कंपनी, अगर मैं आर की बात करूं, कंपनी आर ने टोटल जितने भी बैट्स प्रोड्यूस करे हैं उसमें 55% प्लास्टिक के हैं, तो बाकी के 45% वुडन के हैं। इसी तरीके से कंपनी एस ने जितने भी बैट्स बनाए उसमें से 70% प्लास्टिक के हैं, तो बाकी 30% वुड के हैं, ये बोला जा रहा है। इट ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ वुडन बैट्स लेबल्ड ए एंड बी। और ये जो रेशियो है ब्रांड ए और ब्रांड बी का, shows the ratio of wooden bats labeled A and B। ये जो रेशियो है, जो आपके वुडन बैट्स हैं, जो आपके लकड़ी के बैट्स हैं, उसमें जो ब्रांड ए और ब्रांड बी का जो रेशियो है वो ये बताया गया। कोई भी कंपनी ले लीजिए, वो या तो प्लास्टिक बैट्स बनाती है, वुडन बैट्स, दोनों टाइप के बैट्स बनाती है। तो प्लास्टिक बैट्स की परसेंटेज आपको दे रखी है, तो रिमेनिंग क्या है आपके वुडन बैट्स हैं। जो वुडन बैट्स हैं उनको भी 2 नाम के दिया गया, ब्रांड ए और ब्रांड बी। उसे ब्रांड बी का जो रेशियो वो आपके सामने ये दिया गया है, आल्सो सोर्स। ठीक है ना। ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड टोटल ऑफ कितना हो गया, 5,50,000 बैट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक कंपनी 5,50,000 बैट्स बनाती है। मतलब हर एक कंपनी इक्वल नंबर ऑफ बैट्स प्रोड्यूस कर रही है। हर एक कंपनी RSTUVW इक्वल नंबर ऑफ बैट्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें से सम प्लास्टिक बैट्स हैं, सम वुडन बैट्स हैं। और प्लास्टिक बैट्स की परसेंटेज हमको पता है, तो वुडन बैट्स भी हमको पता चल जाएगा। और उसमें से वुडन बैट्स में जो ब्रांड ए और ब्रांड बी है उनका जो रेशियो ये आपको यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो डाटा आपने रीड आउट कर लिया। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी। ये रहा कंपनी टी। तो कंपनी टी ने ब्रांड ए के कितने वुडन बैट्स बनाए हैं ये आपसे पूछा है। भाई कंपनी टी ने टोटल इतने बैट्स बनाए हैं, कंपनी टी ने, हर एक कंपनी बराबर बैट्स बनाए, टोटल इतने बैट्स बनाए। तो आपको 100% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5500। 1% की वैल्यू 5500 होगी, 100% की वैल्यू आपको दे रखी है। अब कंपनी टी ने प्लास्टिक के जो बैट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 45% है, तो रिमेनिंग वुडन के कितने, 55%। रिमेनिंग बैट्स बाकी वुडन के हैं, वुडन के बैट्स कितने होंगे आपके, 55%। बोलो क्लियर है। और द टोटल नंबर ऑफ वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी। कंपनी टी ने टोटल 45% प्लास्टिक के बैट्स बनाए, तो 55% वुडन के। अब 55% वुडन के बैट्स हैं, लकड़ी के बैट्स हैं, और लकड़ी के बैट्स में ब्रांड ए और ब्रांड बी का जो रेशियो 6:19 है। आपसे पूछा है कि ब्रांड ए के कितने बैट हैं, तो 55% में ब्रांड ए के कितने बैट होंगे, टोटल 25 में से 6 पार्ट आपके ब्रांड ए के हैं। टोटल 25 में से 6 पार्ट आपके ब्रांड ए के हैं। बोले यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, सिंपल सा। ठीक है, तो देखिए 5 से तुम्हारा 11 बार कट जाएगा, तुम्हारा 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 66/5%। 66/5% इतने परसेंट बैट जो हैं वो क्या है आपके ब्रांड ए के हैं, जो कंपनी टी द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं वुड के। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जैक्ट डाटा पूछा है, तो अगर 1% के वैल्यू 5500 है तो 66/5% की वैल्यू क्या होगी, इनटू मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप, 5500 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 5 से 5500 तुम्हारा 1100 ही बार कट जाएगा, तो डबल जीरो आएगा, फिर उसके बाद यूनिट डिजिट 6 होगा। केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा है, मतलब डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। खत्म सवाल बहुत ज्यादा सिंपल था, सवाल में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है,
क्लियर? चलिए, तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है कि आपसे पूछा है कि वुडन बैट्स जो हैं कंपनी टी ने ब्रांड ए के कितने मैन्युफैक्चर किए, तो कंपनी टी ने वुडन बैट्स कितने बनाए 55%, 45% प्लास्टिक के, तो वो कितने हो गए तुम्हारे 55%, 55% का भी 6/25 हो गया तुम्हारा ब्रांड ए के, 1% के लिए ये है, इतने परसेंट के लिए निकाल दिए कि ऑप्शन आंसर है। खत्म सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यस, अगला क्वेश्चन क्या दे बोल रहा है, एन बराबर वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यू, एम बराबर टोटल वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर एंड डब्ल्यू टुगेदर, व्हाट द वैल्यू ऑफ एन रेशियो एम। तो आपसे एन बटा एम पूछा है, आपसे रेशियो पूछा है, तो आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालना है, आपको बस रेशियो से मतलब होना चाहिए। तो ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यू, ये रहा यू, ये रहा यू, वुडन बैट्स, कंपनी यू ने 75% प्लास्टिक के बैट्स बनाए हैं, तो वुडन बैट्स कितने बनाए उसने 25%, वुडन बैट्स कितने बनाए 25%, ठीक है। अब इसमें से भी हमको चाहिए ब्रांड बी, और 25% में ब्रांड ए ब्रांड बी 41:14 के रेशियो में प्रोड्यूस किए हैं, तो आउट ऑफ टोटल 41 + 14 55 पार्ट, आउट ऑफ टोटल 55 पार्ट 14 पार्ट आपकी ब्रांड बी की है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एन की वैल्यू, इसका रेशियो बताना है आपको एम के साथ, तो ये रेशियो आ जाएगा बटे एम क्या है, टोटल वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर एंड डब्ल्यू टुगेदर, तो टोटल वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर एंड डब्ल्यू टुगेदर, आर ने 55% प्लास्टिक के बैट बनाए हैं, तो 45% किसके बनाए हैं वुडन के, डब्ल्यू ने 40% प्लास्टिक के बैट बनाए, तो वुडन के कितने बनाए 60%। चूंकि हर एक कंपनी इक्वल बैट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अलग सारी कंपनी बराबर बैट्स प्रोड्यूस कर रही है, 100% जो है सबके लिए बराबर है, टोटल 55% प्लास्टिक के तो 45% वुडन के, कंपनी डब्ल्यू के लिए 40% प्लास्टिक के तो 60% वुड के, तो दोनों कंपनी ने मिलकर टोटल वुड के कितने परसेंट बैट्स बनाए हैं 45 + 60 105%, तो 105% ये आ गया। सिंपल सा आपको क्या लेना था, आपको जस्ट रेशियो लेना था और कुछ भी नहीं करना था। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन भी काफी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेट भी निकाल सकता हूं आंसर को। देखिए परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा, 7 दूनी 14 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 7 से 15 हो गया, 5 × 5 = 25 और ये तुम्हारा 5 × 3 = 15 हो गया, 5 से 11 हो गया, तो आ गया 2/33, 2/33, 2/33 आ गया, दैट इज 0.125, तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? अरे भाई 2/33 है ना, तो 2/33 देखो 2/3 क्या होता है, 2/3 क्या होता है 0.666, तो 2/30 क्या होगा 0.0666, ये 2/33 है, यानी कि 0.0666 से थोड़ा सा कम होगा, केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा। अरे आपको थोड़ी नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, सभी को पता है कि 2/3 क्या होता है, ये होता है 0.666, अगर मैं 2/30 निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.06666, लेकिन मैं 2/33 करूंगा तो इससे बस थोड़ा सा छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा क्या है 0.061, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर हो गया, खत्म सवाल, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्जी टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने तो है ही। पी, तो यहां पे पी और क्यू मुझे दिखाई दे रहा है, पी क्या है, सम ऑफ वुडन बैट्स ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एस एंड वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय डब्ल्यू, तो दो कंपनी है एस और डब्ल्यू, तो इसमें ब्रांड बी के जो वुडन बैट्स हैं उनका सम है पी, उनका सम है पी, और क्यों क्या है, डिफरेंस ऑफ ब्रांड बी वुडन बैट्स एंड ब्रांड ए वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यू, पी माइनस क्यू पूछा है, तो अल्टीमेटली मुझे पी की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, क्यू की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस लेना है। सबसे पहले पी पे बात करते हैं, तो ये रहा तुम्हारा कंपनी एस, ये रहा कंपनी डब्ल्यू, उसमें ब्रांड बी के वुडन बैट्स क्या है ये निकालना है। कंपनी एस ने प्लास्टिक के कितने बैट बनाए 70, तो वुडन के कितने बैट्स बनाए 30%, 30% को 8:7 के रेशियो में बांट दोगे तो 16 और 14 हो जाएगा, तो ब्रांड बी के कितने बैट्स बनाए कंपनी एस ने 14% आ गया।
देखिए ऐसा आपको फास्ट करना था। कंपनी है इसके लिए देखो 70% प्लास्टिक के तो 30% वुड के, 8:7 में ब्रेक करिए 16:14, तो हमको ब्रांड बी के चाहिए तो 14%। टोटल बैट्स प्रोड्यूस का 14% वुड के हैं, जिसमें से ब्रांड बी के। क्लियर है? चलिए अब वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय डब्ल्यू पे आ जाते हैं। डब्ल्यू में टोटल प्लास्टिक के कितने बैट है? 40, तो लकड़ी के कितने? 60%। अब इस 60% में से आपको चाहिए ब्रांड ए, तो 60% का 5/11, 5:6 है ना, 60% का 5/11 ये आ गया आपका ब्रांड ए। तो 60% का 5/11 यानी कि 300/11%, 300/11%, ये आ गया आपका पी की वैल्यू। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को भी? 11 से डिवाइड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहां पे आपको जो नंबर दिया है ना 55, 5,50,000, ये इसलिए दिया है जिससे कि 11 कट जाए। ठीक है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 11 से, थोड़ा नंबर को साथ साथ में ऑब्जर्व करना सीखिए। अब हम क्यों के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्यों? क्यों क्या है? डिफरेंस ऑफ ब्रांड बी वुडन बैट्स एंड ब्रांड ए वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। कंपनी यू के बारे में बोला गया। कंपनी यू ने लकड़ी के जो ब्रांड ए और ब्रांड बी के बैट्स बनाए हैं उनका डिफरेंस है क्यों। तो कंपनी यू ने 75% प्लास्टिक के बैट बनाए हैं, तो लकड़ी के कितने बैट बने? 25%। इस 25% में से सम ब्रांड ए के हैं, सम ब्रांड बी के हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? अगर देखिए 25% जो है तुम्हारा 41 + 14, 55 पार्ट की वैल्यू, टोटल 55 पार्ट की वैल्यू है, जिसमें से ब्रांड और ब्रांड बी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 11 में से 14 गया तुम्हारा 7, 3 में से गया 2, 27/55। भाई तुम्हारा 25% का 27/55 निकाल लोगे तो ब्रांड और ब्रांड बी के बीच संख्या का डिफरेंस आ जाएगा। टोटल कितना? 55। टोटल 55 रिप्रेजेंट करता है 25% को, तो डिफरेंस की वैल्यू चाहिए मुझे 27 की, तो 25% का 27/55 आ गया। बोलो सही है? थोड़ा इसको काट लेते हैं हम, ये किससे चला जाएगा तुम्हारा 5 से, 5 × 5 = 25 और ये तुम्हारा 11 हो गया। इनका अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 14% तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक बात है? सही है? कोई समस्या तो है नहीं। 27 × 5 = 135, तो 300 - 135, 300 - 135, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 165, 165/11। बोलो सही बात है? क्लियर है? 300 - 135 यानी कि 300 - 135/11 यानी कि 165/11। क्लियर? कोई डाउट? तो 11 से 165 कितना चला जाएगा तुम्हारा? 11 कम 11 55, 15, 14 + 15 कितना होगा? 29%। 29%। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे 29% की वैल्यू निकालनी है। देखिए ऑप्शन आपके काफी दूर दूर हैं। ठीक है, मुझे पता है कि 100% की वैल्यू ये है, 29% की वैल्यू निकाले तो कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे 29 को आप किससे? 5500 से। 29 को 5500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के एंड में 00 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 9 × 5 = 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट 5 केवल यहां पर 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए 29 × 55, अगर मैं 30 × 55 करूंगा तो 1650 आएगा लगभग, यानी कि आंसर 1600 से बस्ट थोड़ा सा छोटा होगा। एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये तुम्हारा काफी छोटा होगा, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, तो एक ही आंसर पॉसिबल था, सी ऑप्शन। क्लियर? तो आपको इस तरीके से सवालों को करना है बहुत ही इजी वे में। मुझे ऑप्शन काफी दूर दूर दिखाई दिए, इसलिए मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेट लगा लिया, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 19। टेकिंग ऑल 6 कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी, यहां पे वुडन लिख देना, हाउ मेनी वुडन बैट्स और ब्रांड ए है प्रोड्यूस। 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के कितने लकड़ी के बल्ले बनाए गए हैं, ये आपसे पूछा है। 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के कितने लकड़ी के बल्ले बनाए गए हैं, ये आपसे पूछा है, लकड़ी के बल्ले। अब ये जो सवाल है, आंसर तो इसका एग्जैक्ट ही है, लेकिन ये जो सवाल है ये हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव, और यहां पे ऑप्शन भी काफी नजदीक है, तो अप्रोक्सीमेट भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, या कर भी सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यहाँ पे अप्रोच आनी चाहिए डिजिटल सम की, कि मैं इसको डिजिटल सम से करने की कोशिश करता हूं।
अगर मैं ऑप्शन का डिजिटल सम देखूं 9, तो ये 6 एक 7 हो गया, यहाँ पे डिजिटल सम 7 दोनों, इसका डिजिटल सम 4 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 6 3 9, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 7 एक 8 6 14, इसका डिजिटल सम 5 हो गया। तो हर एक आंसर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको डिजिटल सम से बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्लियर? चलिए समझते हैं, बड़े गौर से समझना है। आपको चाहिए वुडन बैट्स, चाहिए ब्रांड ए के। तो यहां पे ये तुम्हारा कंपनी आर ने 55% प्लास्टिक के बनाए हैं, तो वुडन के कितने बनाए? 45%, 45%। ठीक है, 45%। मुझको ब्रांड ए चाहिए, तो इसका भी कितना आएगा? 4/25, 4/25 आएगा। क्लियर है? अब देखिए डिजिटल सम निकालोगे, डिजिटल सम तो 5 4 9 हो गए, 9 इंटू समथिंग करोगे तो डिजिटल सम तुम्हारा 9 ही रहेगा। क्लियर है भाई? यहां पे तुम 5 4 9, ये 4 5 2 7, ऊपर नीचे तुम 4 से 5 4 9 हो गया ना, 9 इंटू समथिंग कुछ भी करोगे डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो यहां से तो आ गया 9। क्लियर है? डिजिटल सम इसका 70% में प्लास्टिक के हैं, 30% वुड के, 30% का 7/15 यानी कि 14 का डिजिटल सम यहां से कितना आएगा? तुम्हारा 5 आएगा। तो ये तुम्हारा 5 आ गया। क्लियर? इसको देखते हैं, 45% प्लास्टिक के हैं, तो वुडन के हैं 55%। 55% में मुझे क्या चाहिए? अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, गौर से सुनिए क्या गड़बड़ हो गया। ये 55% है, 55% प्लास्टिक के हैं, तो वुडन के कितने हैं? 45%। 45% का मुझे ब्रांड ए चाहिए ना, तो 21 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25। अच्छा, हमको ब्रांड ए चाहिए थी। हाँ ये ठीक है, 45% डिजिटल सम तुम्हारा 9 हो जाएगा। 9 इंटू समथिंग डिजिटल सम आपका 9 रहेगा या फिर 0 ही रहेगा। इसको 0 आ गया, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 0। क्लियर है? 9 बोलो या 0 बोलो एक ही बात है। ये 70% प्लास्टिक के हैं, तो वुडन के 30 है। 30 में तुम ये ब्रांड ए के निकालोगे तो 16% आएगा। ठीक है भाई, 16%। तो 16% यानी कि डिजिटल सम कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7 प्लस। यहां से समझते हैं 45% प्लास्टिक के हैं, तो वुडन के कितने? 55%। 55% का 6/25, 55 का 6/25 ये हो जाएगा। देखिए यहां से डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 5 5 10 तुम्हारा 1 आएगा, इंटू 6/5 2 7 आएगा। मैंने बोला कि नीचे 7 देखे तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 4 2 6, यहां से डिजिटल सम आपका 6 आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये भी हो गया आपका। नाउ ये वाला ऑप्शन देखते हैं, 75%। यहाँ पे कितना भैया? 25% हो जाएंगे आपके वुडन के। 25% का 41/55, 25% का 41/55। ठीक है, तो 5 2 7 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 5 10, ये तुम्हारा 1 हो गया, 7 5 35, ये तुम्हारा 8 हो गया। सो दिस इज 8। यहां तक बात हो गई। क्लियर है? चलिए 60% है, तो 60% प्लास्टिक के, तो वुडन के 40 हैं। 40 का आपको कितना चाहिए? 40 का आपको 7/22 चाहिए। 7/22, तो यहां से डिजिटल सम 4 आएगा, यहां से 7 आएगा, नीचे से 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहां से डिजिटल सम आपका 7 आएगा। क्लियर है? समझ में आया सभी को? चलिए अगला देखते हैं। 40% प्लास्टिक के हैं, तो वुडन की 60 है। 60 का 5/11 करना है आपको, 60 का 5/11। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 6 पंजे 30 यानी कि 3 हो गया, 3/1 + 1 2 हो गया, 1.5 मतलब 6 हो गया, ये 6 हो गया। सही बात है, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आया सभी को? ठीक है, 7 6 13, 13 + 8 ये कितना होगा तुम्हारा? 21, 21 + 7, 21 + 7 कितना होगा तुम्हारा? 28, 28 + 6 कितना हो गया तुम्हारा? 34, 34 मतलब डिजिटल सम हो गया 7, जिसका डिजिटल सम 7 है वही आंसर है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था तुम्हारा, फर्स्ट ऑप्शन, यही आंसर है। क्लियर है? तो ये थी इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की अप्रोच। अदरवाइज तुमको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप कैलकुलेटर लेके या अपनी कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए तो जिस क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी अप्रोच बेटर है, और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है। जैसे कि अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में देखिए क्या बोला गया है। x बराबर है, x एक नंबर दे दिया, नाम दे दिया, एवरेज ऑफ प्लास्टिक बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय VUT। तो कंपनी V, कंपनी U, कंपनी T द्वारा जो प्लास्टिक बैट्स बनाए गए हैं उनका एवरेज है वो है x। ठीक है, व्हाट इज y? y क्या बोला है? वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड ए मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी V। कंपनी V ने लकड़ी के ब्रांड ए के जो बैट्स बनाए हैं वो है y। पूछा है x - y, x और y का डिफरेंस पूछा है।
उसके बाद मेरी नजर गई ऑप्शन पे, फिर मैंने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन काफी दूर दूर है, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व कर सकता हूं। तो बस शुरू हो जाइए आप। क्लियर है ना? आपको यूनिट डिजिट सोचने की जरूरत है ना कुछ सोचने की जरूरत है, सीधे अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर एक्स बोला है प्लास्टिक बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वीयूटी, उनका एवरेज, तो इनका एवरेज निकालोगे तीनों नंबर का, तो देखते ही पता चल गया कि एवरेज 60% हो गया, क्योंकि यहां पे तुम्हारा जो है ये 60 हो जाएगा एवरेज, ये तुम्हारा 60 है, तो ये 60% आ गया। तो एक्स जो है वो तो तुम्हारा 60% हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब मुझे चाहिए वाई की वैल्यू। वाई क्या है कि कंपनी, कौन सी कंपनी? कंपनी वी द्वारा ब्रांड ए के जो वुडन बैट्स बनाए गए, कंपनी वी द्वारा प्लास्टिक के कितने बैट्स बनाए गए? 60%। तो लकड़ी के कितने बनाए गए? 40%। लकड़ी के कितने बनाए गए? 40%। 40% में भी ब्रांड ए और ब्रांड बी 7:15 के रेशियो में, तो 40% का 7/22 निकालोगे। 40% का 7/22 निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू हो जाएगी, देखिए लगभग 22 दूनी आप 44 ही कर दीजिए, 2 सत्ते 14, तो 7 दूनी 14, 14 से थोड़ा सा कम, लगभग 13% के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास आएगा, ज्यादा सोचिए मत। क्लियर है ना भाई? यहाँ पे 40% का 7/22 निकालोगे तो ये तुम्हारा 22 दूनी 44 होता है, 2 सत्ते 14, 14 से एक कम कर दीजिए, लगभग 13% के आसपास आएगा, 13, 12 और 14 के बीच में आएगा। मुझे चाहिए इनका डिफरेंस, तो 60 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा? 47%, 47% आएगा। तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या? मुझे 47% की वैल्यू निकालनी है। 100% कितना है? 5,50,000। 5,50,000 का अगर मुझे 47% निकालना हो, मतलब आधे से थोड़ा सा कम, 50% से थोड़ा सा, 50% के आसपास होना चाहिए, तो 50% के आसपास ये ऑप्शन तो नहीं। क्लियर? नहीं, 50% के आसपास ये ऑप्शन है, क्योंकि तुम 50% का अगर तुम 60% निकालोगे तब तुम्हारा 30 के आसपास पहुंचेगा। अब ये जो है 197600, ये भी तुम्हारा 50% के आसपास नहीं, क्योंकि तुम्हारा 40% के आसपास हो जाएगा, 4 पंजे 20 है ना, 40% के आसपास। केवल एक ही ऑप्शन है जो लगभग 50% के करीब है, वो है तुम्हारा सी ऑप्शन। 5,50,000 का अगर तुम अप्रोक्सीमेटली 50% करोगे तो एक ही ऑप्शन इसके आसपास पहुंचेगा, वो हो जाएगा तुम्हारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 50% से थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि 47% है ना। यहाँ पे 5,50,000 का तुम आधा करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2,75,000। उससे थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, 2,60,000 ये रहा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, तो डीआई काफी डिफरेंट टाइप की है। हर एक क्वेश्चन को मैंने अलग अप्रोच से बताया। जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा थी तो वहां पे डिजिटल सम से हमने कर लिया, क्योंकि हर सवाल में डिजिटल सम अलग अलग होगा। जहां पे ऑप्शन दूर दूर थे वहां पे हमने उसको अप्रोक्सीमेशन से कर लिया। जहां पे यूनिट डिजिट का खेल चल रहा है, यूनिट डिजिट से आपको जुगाड़ बन जा रहा है, वहां पे यूनिट डिजिट से कर लो। और जहां पे आपसे सीधा परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस या रेशियो पूछा है, वहां पे तो एग्जैक्ट डाटा कैलकुलेट ही नहीं करना, सिंपल सा रेशियो निकाले सवाल बन जाएगा। ठीक, एक और डीआई डिस्कस करेंगे इसी पे। देखिए नेक्स्ट डीआई आपके सामने है, जो कि बहुत अच्छे लेवल की, आपको ध्यान से समझना है। पहले गाइडलाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ मेज बाय 5 डिफरेंट स्टेट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो 5 राज्य हैं, HRXST। ठीक है, तो मेज मतलब वो मक्का प्रोड्यूस करते हैं। ईच स्टेट प्रोड्यूस ओनली मेज एंड राइस। तो ईच स्टेट जो मक्का और चावल का उत्पादन करते हैं। तो यहां पे ये जो दिखाया गया, ये मक्के का परसेंटेज प्रोडक्शन दिखाया गया आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मतलब अगर मैं स्टेट एच की बात करूं, तो अगर ये 100% प्रोडक्शन कर रहा है, ईच थिंग इज 100%, एवरीथिंग 100% होती है, तो 100% जिसने प्रोड्यूस किया तो उसमें से 32% मक्का है, बाकी 68% क्या है? चावल है। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ राइस। 3 टाइप के चावल है, R1, R2, R3, 3 टाइप के चावल है। द टेबल आल्सो शोज द R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन। और ये जो लिखा हुआ है, ये R1 के आगे जो लिखा हुआ है परसेंटेज है, ये टोटल जितने भी चावल प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल जितना भी चावल का प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से R1 टाइप के चावल कितने परसेंट प्रोड्यूस हुए, ये उसका परसेंटेज है। एंड द रेशियो ऑफ R2 एंड R3 टाइप ऑफ राइस, और ये R2 और R3 टाइप के राइस के प्रोडक्शन का रेशियो है। टोटल प्रोडक्शन बाय ईच स्टेट इज
ये कितना है 6 लाख, ये 25,000। ईच स्टेट का प्रोडक्शन आपको इक्वल दिया है, समझ में आया। तो सबसे पहले आपको डाटा को पढ़ना आना बहुत जरूरी है। डाटा इज सो सिंपल। आपके सामने 5 स्टेट दिए गए, वो मक्का और चावल का उत्पादन करते हैं। तो आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन मक्का का जो मेज का जो प्रोडक्शन है परसेंटेज में वो आपके सामने दिया हुआ है। बाकी रिमेनिंग क्या है, वो चावल है। चावल 3 टाइप का प्रोड्यूस किया हो जाता है, R1, R2, R3। तो आउट ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड राइस, उसमें जो R1 टाइप के जो चावल का परसेंटेज प्रोडक्शन है वो आपके सामने। बाकी बचा कुचा क्या है, R2 और R3 टाइप के प्रोडक्शन का रेशियो दिया है। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल ये दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट X। तो ये जो स्टेट X है ये R1 टाइप के जितने राइस प्रोड्यूस करती है, एंड R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट H। और ये जो स्टेट H है R2 टाइप के जितने राइस प्रोड्यूस करती है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो 2 तरीके मेरे पास, एक तो मैं इसको देखिए ऑप्शन काफी दूर दूर है, या तो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करूं या फिर मैं डिजिटल सम लगा लूं। ठीक है, तो मैं यहां पे सबसे पहले देखता हूं कि यहां पे डिजिटल सम का कंसेप्ट लग पाएगा। मैं ऑप्शन देखता हूं, 2 5 7 ये डिजिटल सम 7 हो गया, 2 1 3 डिजिटल सम 7 हो गया, 6 5 11 डिजिटल सम 2 हो गया, 5 5 10 ये डिजिटल सम 1 हो गया। हर एक ऑप्शन में डिजिटल सम अलग अलग है, तो मैं इसको डिजिटल सम के कंसेप्ट से ही बनाऊंगा। आपसे पूछा है R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट X। तो स्टेट X में टोटल प्रोडक्शन में से 52% क्या है, 52% मक्का का है। अगर 52% मक्का का प्रोडक्शन है तो चावल कितना प्रोडक्शन है, 48%। चावल का प्रोडक्शन है 48%। इस 48% में से मुझे R1 टाइप के राइस का जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 60%। तो 48% का भी 60% ये आपके R1 टाइप के राइस प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टेट किससे, स्टेट X से। और डिफरेंस लेना है R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट H। स्टेट H में टोटल प्रोडक्शन में से 32% मक्का है। अगर 32% मक्का है तो यानी कि चावल कितना हो गया, 68%। 68% राइस का प्रोडक्शन है। मुझे चाहिए R2। अब 68% टोटल का 68% राइस, और उसमें से भी 60% R1 टाइप के राइस। तो बचा खुचा 40% जो है वो तुम्हारे R2 और R3 टाइप के राइस हो गए। थोड़ा दिमाग लगाइए, ये DI बहुत अच्छा है, जरा गौर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। मुझे चाहिए स्टेट H से R2 टाइप के प्रोड्यूस्ड राइस। स्टेट H से जो टोटल मक्का जो प्रोड्यूस हुई है वो 32% है, वो 32% है। तो 32% है, तो रिमेनिंग कितना बचा भैया आपका, रिमेनिंग जो राइस प्रोड्यूस है वो 68% है। तो आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन 68% राइस प्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें से R1 टाइप के राइस 60% है। तो बाकी बचा कुचा R2 और R3 टाइप के राइस कितने, 40%। तो 68% का भी 48% है R2 प्लस R3 टाइप के राइस है। लेकिन मुझे केवल R2 टाइप के राइस चाहिए। तो R2 टाइप के राइस कितना है, टोटल 17 में से 6 पार्ट, तो गुणा 6/17। तो ये मुझसे डिफरेंस पूछा है, एक्चुअली में ये हमसे डिफरेंस पूछा है। क्लियर है, इतने परसेंट आएगा। मुझे यहां पे दे रखी है वैल्यू, ये 100% की है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे ये 100% की वैल्यू है, अगर इतने परसेंट की 100% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जीरो हटा दो, गुणा 6250 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको डिजिटल सम के कंसेप्ट से बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या बनता है। ये क्या हो गया भैया तुम्हारा 8 + 4, ये 8 + 4 हो गया 12, 12 मतलब 3। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करना। 8 + 4 12 हो गया, 12 मतलब 3, 3 × 18, 18 मतलब तुम्हारा 9 हो गया। यानी कि यहां से डिजिटल सम कितना है तुम्हारा 0 माइनस। यहां से देखते हैं, यहां से क्या देखिए 17 चौका तो 68 हो गया, 4 × 40 ये कितना होगा तुम्हारा 16 × 6 = 96, 96 से 9 हटा दीजिए मतलब 6, 0 - 6 यानी कि ये माइनस का 6 हो गया, यानी कि डिजिटल सम हो गया तुम्हारा 3। तो यहां से डिजिटल सम 3 आया। इनटू मल्टीप्लाई भी करनी है, 6 2 5 0 की, 6 2 8, 8 5 13, 13 मतलब 4, 4 × 3 मतलब 12, 12 का मतलब 3। तो आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम 3 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम 3 है, बी ऑप्शन में, यही तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म सवाल।
आप समझे हमने क्या किया, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना एक DI में 2-2 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहां पे हमने डिजिटल सम निकाला तो 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 3 इंटू 6 18, 18 मतलब 9, 9 मतलब डिजिटल सम 0 आ गया। यहां से 4 चक 16 चिकम 96, 96 में से 9 हटा दी तो डिजिटल सम 6 आ गया। 0 माइनस 6 माइनस 6, डिजिटल सम माइनस 6 नेगेटिव हो गया तो 9 जोड़ दो तो 3 हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां से 3 हो गया। 3 इंटू 6 2 8 5 13, 13 का मतलब 4 हो गया, 3 चौक 12 मतलब 3 आया डिजिटल सम। 3 एक ही ऑप्शन में, ये रहा बी ऑप्शन। कैलकुलेशन करके देखना आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। What is the sum of total production of maize by state X and T? तो स्टेट X एंड T द्वारा जो आपका टोटल प्रोडक्शन है मक्का का, एंड प्रोडक्शन ऑफ R2 टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट S एंड R, स्टेट S एंड R से जो R2 टाइप के जो राइस है उसका टोटल प्रोडक्शन का जो सम है ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, देखते ही पता लग रहा है, ऑप्शन भी काफी क्लोज है। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा डीएस के कंसेप्ट से करने की कोशिश करते हैं डिजिटल सम से। तो पहले मैं यहां पे निकालता हूं ऑप्शन का डिजिटल सम। ठीक है, तो देखिए तुम्हारा 9, ये 5 2 7 हो गया यहां से डिजिटल सम, ये 9, ये 5 2 7 8 15 15 मतलब ये 6 हो गया, ये 5 2 7 1 की तुम्हारी डिजिटल सम 8 हो गया। ये तुम्हारा 8 6 8 8 16, 16 प्लस 6 22 मतलब 4 हो गया, 4 प्लस 5 9, यहां से डिजिटल सम आपका 0 आ गया। तो हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो यहां पे डिजिटल सम का कंसेप्ट लगना चाहिए। देखते हैं व्हाट द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज बाय स्टेट X एंड T। तो X एंड T से मिलाकर जो टोटल मेज का प्रोडक्शन हुआ, टोटल मक्का का प्रोडक्शन कितना है, 4 2 6 7 5 12, 126% हुआ, ये हो गया। प्लस आगे क्या है, बाय स्टेट X एंड T, ये तो हो गया। एंड प्रोडक्शन ऑफ R2 टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट S एंड R, स्टेट S और R से, ये रहा स्टेट S, ये रहा स्टेट R, इन दोनों से जो R2 टाइप के राइस प्रोड्यूस हुए उनका सम करना है। तो स्टेट S से टोटल मक्का 52%, तो यहां से आपका चावल आएगा 48%। इस 48% चावल में से R1 टाइप के जो राइस हैं वो कितने, 55%, तो बाकी रिमेनिंग R2 और R3 कितना हो जाएगा, 45%। और इसमें से भी मुझे R2 जो हो जाएगा वो 4/5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 4/9। बोलिए कोई दिक्कत है यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? प्लस अरे करते चलिए भाई, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं R को देखूं तो इसमें 62% मक्का है, तो चावल टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है, 38%। इस 38% में से भी R1 टाइप के 60% है, यानी कि R2 और R3 टाइप के टोटल कितने हो जाएंगे, 40%। मुझे R2 टाइप का चाहिए, उस इतने में से 9/10 के रेशियो में, 9:10 के रेशियो में R2 और R3 है। R2 के लिए क्या रखोगे, 9/19, 9/19। बोलिए कोई दिक्कत है? अब यहां से डिजिटल सम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 6250 से। भाई 100% की वैल्यू दे रखे, 1% की वैल्यू 6250 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहां से डिजिटल सम हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 6 2 8 1 9, ये तो डिजिटल सम 0 हो गया। यहां से देखते हैं 9 पंजे 45, ठीक है। 8 प्लस 4 12 मतलब 3 हो गया, 3 पंजे 15, 15 मतलब 6 हो गया, 6 चौक 24 मतलब 6 हो गया, 6 आ गया। अरे समझे भाई, मैंने पहले बोला कि अगर बटे में 9 हो तो पहले काटा पीटी मचा लेना, ठीक है। तो 9 से 45 5 बार चला गया। 8 प्लस 4 कितना हो गया तुम्हारा 12, 12 का मतलब 3, 3 पंजे 15, 15 चौका 60 मतलब डिजिटल सम 6 हो गया। यहां से देखते हैं 19 दूनी 38, ये 38 हो गया। 9 इंटू समथिंग कुछ भी करोगे तो डिजिटल सम तुम्हारा 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया। क्लियर है? तो यहां से तो आ रहा है डिजिटल सम 6। ये कितना है तुम्हारा, 6 2 8 5 13 मतलब 4, तो 6 चौक 24, यहां से 6 6 चौक 24, 24 का मतलब 6। तो डिजिटल सम जो है आंसर का 6 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम 6 है, डी ऑप्शन में यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या है यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। हर जगह लगाने की कोशिश ना करें, जहां पे कैलकुलेशन काफी बड़ा हो, आंसर एक्यूरेट हो, और आंसर में हर एक आंसर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग हो, वहीं पे आपको ये लगाना है। सिंपल सा मैंने किया, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से यहां से यहां से अलग अलग डिजिटल सम निकाला, मल्टीप्लाई किया, 6 आ रहा था एक ही ऑप्शन में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 23। ये तो परसेंटेज का है, तो ये तो आपको अप्रोक्सीमेट दे रखे हैं, आंसर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ R3 टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट X।
तो स्टेट एक्स से जो R3 टाइप के जो राइस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ R1 टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट एस। वो स्टेट एस से जो R1 टाइप के राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कितना परसेंट है। स्टेट एक्स से टोटल मक्का 52%, तो चावल कितने 48%, 48% ही हो गया। अब इस 48% में से भी 60% R1 टाइप के हैं, यानी कि R2 प्लस R3 टाइप के हैं, टोटल 40%। अब इस टोटल इतने परसेंट चावल में से मुझे R3 टाइप के चाहिए, तो गुणा क्या कर दोगे तुम 5/8, गुणा क्या कर दोगे तुम 5/8, ये हो गया जो आपसे पूछा है स्टेट एक्स द्वारा R3 टाइप के प्रोड्यूस राइस। व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ R1 टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट एस, तो ये रहे स्टेट एस। ठीक, देखो ये मेरी दरिया दिली है कि मैं आपको DI सिखा रहा हूं, वरना कोई नहीं पढ़ाता ये, ठीक है। और इतना भी नहीं कि मैं आपको 40 घंटे DI पढ़ाऊं, उसका भी कोई फायदा नहीं। जितनी मैं आपको चीजें करा रहा हूं, जितने फास्ट वे में करा रहा हूं, आपको उतनी फास्ट वे में ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, सीखना है चीजों को। यह है तुम्हारा स्टेट एस। स्टेट एस से टोटल जो मक्का प्रोड्यूस हो रही है वो 52% है, दैट मींस चावल कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं तुम्हारे 48%, 48% चावल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके, अब 48% चावल में से भी मुझे R1 टाइप का निकालना है, तो R1 टाइप का कितना है 55%, तो 48% का भी 45% जो है वो तुम्हारे R1 टाइप के राइस हो जाएंगे। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को? कितना प्रतिशत है, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, सिंपल सा, देखिए परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है, 48 हट जाएगा, 8 पंजे 40 हो गया, ये तो ठीक है। 5 9 45, ये कितना हो गया तुम्हारा भैया, 5 9 45 हो गया, ठीक है, 8 पंजे 40, 5 9 45, तो ये आ गया तुम्हारा 5/9, 5/9 आ गया। 5/9 का मतलब मुझे बता दी, तो 1/9 कितना होता है, 1/9 इज 11.11%। एक सेकेंड, हमने यहां पे गड़बड़ कर दी, क्योंकि आपसे R1 टाइप का पूछा था ना, तो 55 आएगा, यहां पे आपका ये 45 आएगा, 55 आएगा, 55%। क्लियर है ना, आपसे R1 टाइप के राइस ही पूछे थे ना स्टेट एस में, तो 48 का 55%, तो यहां से जो जाएगा मेरे हिसाब से 5 तो ठीक है, तो 5 से तुम्हारा कितना 11 आएगा, मतलब 5/11 आएगा अल्टीमेटली, 5/11, तो 5/11, 1/11 का मतलब 9.09%, तो 5/11 का मतलब 45.45%, एक ही ऑप्शन 45.45%, यही आंसर हो। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल काफी ज्यादा डेंजरस। ओके, सवाल नंबर 24, देखिए बहुत ही भयानक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जैसे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज ऑफ R3 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट H, R, S एंड X टुगेदर। तो 4 स्टेट जो हैं ये H, R, X और S, इनसे जो R3 टाइप के जो राइस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके एवरेज जो है वो A बोला है। B क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट T, स्टेट T से जो R2 टाइप के राइस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो स्टेट R से R1 टाइप के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं राइस, उनका जो डिफरेंस है वो B है। आपसे B माइनस A पूछा है, तो सवाल तो काफी कैलकुलेटिव है। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि डिजिटल सम से करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन पे नजर दौड़ाते हैं कि कहीं ऑप्शन साथ दें। यहाँ पे सबसे पहले चेक करते कि डिजिटल सम सेम तो नहीं है किसी आंसर का। तो 5 4 9 7 5 12 3 आ रहा है यहाँ से, ये तुम्हारा कितना हो गया 6 5 11 7 18 9, ये तुम्हारा 5 हो रहा है, 7 5 12 3, तो 2 ऑप्शन में डिजिटल सम 3 आ गया और यहीं पे आप फंस गए। क्लियर है, चलिए तो अब इसको फिर क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन भी काफी नजदीक है, काफी ज्यादा क्लोज है, तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वगैरह भी नहीं ले सकते। तो अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो इसको छोड़ दो या फिर आप इसको कैलकुलेट करो। तो हम कैलकुलेट करेंगे, वॉरियर आदमी है, इसको पूरा कैलकुलेट करना है फास्ट जल्दी से। जैसे पहले हम A की वैल्यू निकालते हैं, एवरेज ऑफ R3 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट H, R, S एंड X टुगेदर। तो स्टेट H से मक्का का प्रोडक्शन 32%, तो चावल 68%, उस 68% चावल में से R1 टाइप के 60%, यानी कि R2 R3 मिला के 40%। R3 का मतलब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ से 11/17, 11/17 हो जाएगा ना। क्लियर है, R3 टाइप का प्रोडक्शन आपसे पूछा था यहाँ से। ठीक,
चलिए प्लस यहां से जल्दी देखेंगे, स्टेट आर के लिए 62%, तो यानी कि चावल 38%, 38% में से भी R1 60%, यानी कि R2 R3 40%, 40% में से भी R3 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10/19। बोलो सही बात है। प्लस स्टेट एक्स के लिए 52% मक्का है, तो 48% तुम्हारे चावल हैं। इस 48% में से आपके 60% R1 टाइप के हैं, तो R2 R3 40% हो गया। R3 निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 5/8 करना पड़ेगा। प्लस एस के लिए देखते हैं तो टोटल 52% है, तो 52% का मतलब 48% आपके चावल हो जाएंगे। उसमें से भी आपके R1 टाइप के 55% हैं, यानी कि 45% आपके R2 R3 मिलाकर है, और मल्टीप्लाई R3 निकालने के लिए करना पड़ेगा 5/9 से। क्लियर है? चलिए, तो 17 चौका 68, 40 चौका 160 इंटू 11, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 17.6%। 160 इंटू 11 ना 17.6%। 19 दूनी 38, 40 दूनी 80 इंटू 10 800, ये आ जाएगा तुम्हारे यहां से 8%। बोलो क्लियर? कोई समस्या है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? देखिए 2-2 परसेंटेज के साइन है, तो 1% तो मैं यूज कर रहा हूं 2 जीरो हटाने के लिए लास्ट में, और 1% का साइन मैं रिजर्व रख रहा हूं। यहां से देखेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 6 48, 240 इंटू 5 यानी कि 1200, 2 जीरो हटा दो, परसेंटेज का साइन लगा दो 12%। सिंपल सा, यहां से 9 पंजे 45, तो 48 इंटू 5 240 इंटू 5 12% भी यहां से आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 12%। इसको सबको ऐड कर देंगे, ये सबको ऐड कर दिए तो R3 टाइप के राइस आ जाएंगे, ये स्टेट H R X और S से। तो ये आ गया तुम्हारा कितना आ गया भाई 12 12 24 8 32 32 प्लस 17.6 यानी कि 49.6%। ये टोटल क्या आ गए? ये तुम्हारे टोटल आगे प्रोड्यूस्ड R3 टाइप ऑफ प्रोड्यूस राइस H R X और S से मिलाकर। लेकिन आपको क्या लेना है? इसका एवरेज लेना है, एवरेज। तो 4 स्टेट है तो बटे 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12.4%, 12.4%। बटे 4 भी तो करोगे तो 12.4%। तो एक ही जो वैल्यू है, वो आपने तमीज के साथ कितनी निकाली? 12.4%। क्लियर है? अब हम बी की वैल्यू पे फोकस करते हैं। बी क्या है? डिफरेंस बिटवीन द R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय स्टेट टी। तो स्टेट टी में 74% मक्का है, तो चावल कितना? 26%। उसमें से भी R1 टाइप के 80% हैं, यानी कि R2 R3 मिला के टोटल 20% हो गया। मुझे चाहिए R2 के, तो R2 के लिए मल्टीप्लाई बाई 3/13, और इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ? R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस बाई स्टेट R। ये स्टेट R में मक्का 62% है, यानी कि चावल 38% है, और 38% चावल में R1 टाइप के कितने? 60%, तो मल्टीप्लाई बाई 60%। 13 दूनी 26 हो गया, 20 दूनी 40 थी 120। 120 से अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 1.2% आएगा, 1.2%। सही बात है? डिफरेंस ये तो 1.2% हो गया। 38 इंटू 60, 6 48 का 8 से लगे 4 6 18 4 22, 2280, तो पॉइंट लगा दोगे तो 22.8, 22.8% ये आएगा आपका यहां से। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत है यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? 22.8%। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो 21.6%, 21.6% आ जाएगी। बी की वैल्यू डिफरेंस निकालोगे तो बी का मान हो गया तुम्हारा 21.6%। क्लियर है? अगर मैं ए और बी के बीच का डिफरेंस लूं, क्वेश्चन में बी माइनस ए बोला है, तो बी माइनस ए कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गया 2, 11 में से 2 गया 9, और ये आ जाएगा तुम्हारा 9.2%। 9.2% है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है 9.2%। मुझको पता है कि 100% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6250, तो कुछ भी नहीं करना, 9.2 को 6250 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? 9.2 को हमको क्या करना है? 6250 से मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट से ये देखिए आपका 1 जीरो हट जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा 92 गुना 625 आएगा। तो देखिए 5 दूनी 10, आंसर के एंड में जीरो तो आना ही आना है। ठीक है? अच्छा, यहां से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि
92 का मतलब होता है 23 गुणा 4। 4 अगर मैं यहां पे चिपका दूंगा तो सभी को पता है कि तुम्हारा 2500 बन जाएगा। आपको नंबर के साथ प्ले करना आना चाहिए कि 92 मतलब 23 इंटू 4, 4 हटा दोगे तो 625 इंटू 4 ये 2500 बन जाएगा। यानी कि आंसर के एंड में 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो यहाँ तो नहीं है, हाँ तो एक जीरो है, यानी कि सी ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई भी करोगे 25 या 75 का 5 असल के साथ, 25 दूनी 50 और 7 57, 57,500 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन था। क्लियर है, कोई डाउट है? तो देखो माथा 25 काफी की आंसर आया 57,500। अगर डिजिटल सम निकालते तो भी आंसर आ जाता, कि जो जिन दो ऑप्शन में डिजिटल सम सेम बन रहा था वो ए और डी था, ए और डी था, और ये आंसर थे नहीं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको सपना नहीं आएगा कि ये आंसर नहीं है, आप डिजिटल सम निकालने लगो। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि अगर किसी ऑप्शन में डिजिटल सम आपके दो ऑप्शन में सेम आ जाए तो आपको मेथड से बनाना चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेटली बनाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन काफी पास थे तो हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की, तो ये एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन फास्ट करना भी आपको आना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको नंबर्स को ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 25, और इसमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये जरा रेशियो का सवाल आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा आपको खुद से। ठीक है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए, जरा एक आप भी करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेबुलर डीआई के 25 सवाल के आसपास कराए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के मैंने आपको क्वेश्चन कराए, हर एक डीआई अपने आप पे यूनिक थी। चलिए तो आगे जो है अब हम लाइन ग्राफ या बार ग्राफ देखेंगे।